कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. हेलो एवरीवन, योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव। आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं मिस गुंजन साहनी, जो टाइप 1 डायबिटिक एंड पेडियाट्रिक डायबिटीज एजुकेटर हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर हर्ष कोहली, ये भी टाइप 1 डायबिटिक एंड पेडियाट्रिक डायबिटीज एजुकेटर हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में हमारा साथ देंगी डॉक्टर सुचि चुग एंड डॉक्टर सृष्टि पुरी। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स में हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल एंड डॉक्टर अंजू वीरमानी। आज के हमारे मॉडरेटर्स एंड वोट ऑफ थैंक्स में हमारा साथ देंगे मिस अमृता एंड मिस हिमानी। आइए चलते हैं, मिलते हैं योग ध्यान फाउंडेशन के ट्रस्टीज से मिस्टर रमी छाबड़ा जी एंड मिसेस बिंदिया छाबड़ा जी, जो योग ध्यान फाउंडेशन के ट्रस्टीज हैं, जिन्होंने 1985 में योग ध्यान फाउंडेशन को फाउंड किया था। योग ध्यान फाउंडेशन is a registered Indian trust founded in the year 1985. The idea of its existence was conceived and inspired by the philosophy of providing quality life to all. तो मैं बिंदिया मैम और रम्मी सर दोनों का थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू बिंदिया मैम, थैंक यू रम्मी सर। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर, वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू अमृता फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सभी मेंबर्स के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है या किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आज की मीटिंग में हम ये कह सकते हैं कि कुछ खजाने जैसी चीज लेके आए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, वो लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहता है। तो लेकिन अगर उसको एक ऐसा पर्स मिल जाए या ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे वो पैसा बांटता रहे और कभी खत्म ही ना हो, तो सोचिए वो कितना भाग्यशाली हो सकता है। तो ऐसा ही हम सिर्फ पैसों की ना करें, खुशियों को लेकर के चलें, एक सुख को लेकर के चलें। जब एक टाइप 1 डायग्नोज होता है तो बड़ी भारी सिचुएशन होती है हर पेरेंट्स के ऊपर, हर फैमिली के ऊपर, और जब तक उनको वो सही सा एक मार्गदर्शक ना मिले तब तक वो सिचुएशन बनी रहती है। चाहे वो रिसेंटली हो, चाहे साल भर बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, वो भटकाव चलता ही रहता है। लेकिन कई बार ऐसा खजाना मिल जाता है कि हम तो रिलैक्स होते ही हैं, साथ में हम दूसरों को भी रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो आज की मीटिंग में ऐसे ही एक खजाने को लेके आ रहे हैं हमारे साथ मिस गुंजन साहनी जी, जो एक मदर ऑफ टाइप 1 भी हैं, और उन्होंने कैसे उस सिचुएशन को सामना किया और कैसे उनको वो पर्स मिला, पर्स इन दी सेंस की एक नॉलेज ऑफ बंडल, ताकि उन्होंने अपने बच्चे के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज किया और आगे बढ़कर काफी ज्यादा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम चलते हैं आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ गुंजन साहनी जी के पास, ताकि उनकी एक लाइफ जर्नी को देखें और उसके बाद वो पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका, और सभी बड़े उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन एंड मैं यहाँ पे आज कुछ ऐसा शेयर करने आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। माय एसोसिएशन विद टाइप 1 डायबिटीज़, माय जर्नी विद टाइप 1 डायबिटीज़। तो कुछ टाइम पहले जब डॉक्टर अनिल ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने बोला आपको बोलना है, आई वाज ओके, पर उन्होंने बोला
कि आपको अपनी जर्नी बोलनी है या आपको अपने बारे में बताना है, तो आई वॉज अनश्योर कि मैं क्या बताऊंगी, बिकॉज सिंस पास्ट 4.5-5 years मैंने टाइप 1 के हर पहलू को देखा है और उसके साथ ग्रो किया है एवरी डे। बट देन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, मैंने कभी इवेल्युएट नहीं किया अपनी जर्नी को, जो डायग्नोसिस का टाइम था या मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने उस चीज़ को कभी भी इवेल्युएट नहीं किया। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत स्केरी लगता है कि आज तो पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन जब शुरू हुआ था इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट द सर ने जब मुझे ये समझाया कि जब आप बोलोगे तो और मदर्स और जो बच्चे हैं वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट होंगे, देन आई रियलाइज कि कई बार आपकी जो स्टोरी होती है ना वो आपकी अपनी नहीं होती है, एंड वो बाहर आनी चाहिए ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सकें और उससे मोटिवेट हो सके या फिर हेल्प के लिए रीच आउट कर सके। सो हियर आई एम, एंड मेरी 2 बेटियां हैं। So in February 2021, my elder daughter was diagnosed with type 1 diabetes, and at that point of time, my younger one was only 8 months old. So वो diagnosis और वो time जो था was very already मेरे लिए काफ़ी heavy था, because I had a C-section. The baby was the newborn baby was there with me, and then the diagnosis of my elder child. अभी मुझे बस लगा ही था कि मेरी बेटी जो है, जो बड़ी बेटी है, वो थोड़ा संभलना शुरू हुई है, थोड़ी इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई है, और फिर ये डायग्नोसिस आ गया। तो जब हम बात करते हैं टाइप 1 डायग्नोसिस की, तो रहता है कि एक्सेप्टेंस टाइम लेता है। फॉर मी इट वाज नॉट दैट, बिकॉज मैंने मोस्टली उसके सिम्टम्स को देख के सेल्फ डायग्नोसिस किया था उसको। मैंने उसका यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट वगैरह खुद ही सैंपल्स दे दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। मतलब मैं उसको यूटीआई से कनेक्ट करी थी, बट देन उसके यूरिन सैंपल में शुगर निकल के आया, मैंने उसे री-इवैल्यूएट किया, एंड जब उसके ब्लड सैंपल में शुगर आया तो हम लोग रात के 8 बजे थे और हम लोग उसके पीडियाट्रिशियन के पास भागे कि ये क्या है, मतलब हम लोग 3 बार टेस्ट करा चुके हैं, नाउ ये मतलब अब कुछ तो गड़बड़ है। तो डॉक्टर अंशुमान थी, उन्होंने ऐसे सर पकड़ा अपना और बोला कि बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। ओके ठीक है, हम बैठ गए वहाँ पे, एंड देयर वाज दिस छोटा बच्चा इन माई हैंड और मेरा बेटी। तो डायग्नोसिस डिक्लेयर हो गया 17 फरवरी 2021। उन्होंने बोला अभी आपको एडमिट होना है। उन्होंने रेफर किया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनप्रीत सेठी को। मैंने कहा मैम अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि आई हैव टू मैनेज फ्यू थिंग्स, तो हम सुबह आते हैं। ठीक है, हम लोग घर आ गए एंड वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। अब घर आके आपस में तो हमने हस्बैंड वाइफ ने कुछ बात नहीं करी, बच्चों को खाना खिलाया, सुला दिया। सुला के जब 10-11 बजे मैं फ्री हुई तो मैंने अपना सर रखा पिलो पे, एंड आई क्राइड फॉर 1 hour 1.5 hour। मुझे टाइम का नहीं पता, मैं बहुत रोई, और सर मैंने पिलो के अंदर दबा के रखा था सो दैट बच्चे ना उठ जाए। सो दैट वाज रियली हैवी बस। लेकिन जब मैं रो ली मेरा दिल हल्का हो गया। उसके बाद मैं उठी, मैं किचन में गई और मैंने पैकिंग स्टार्ट करी फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि अब आगे बढ़ना है। एक्सेप्ट मैंने कर लिया था पहले ही, आगे बढ़ना है, तो मैंने पैकिंग स्टार्ट करी छोटे बच्चे के लिए खाना। उसने बस अभी सॉलिड स्टार्ट ही करे थे, तो उसके हिसाब से, एंड दैट वाज कोविड फेज 2 वाला जो टाइम, जो सेकेंड लॉकडाउन लगा था। तो मैंने अपना बैग पैक किया, घर से कोई नहीं आ सकता था, तो मी, माई हस्बैंड, हमारे दोनों बच्चे, हम लोग सुबह सुबह मैक्स पहुंच गए। हमें पता था वहाँ पे 3-4 दिन लगेंगे चीज़ों को समझने के लिए। पहले दिन से, पहले शॉट से मैंने इंसुलिन का इंजेक्शन अपने हाथ में ले लिया था, तो काम मैंने शुरू कर दिया था। एक्सेप्टेंस वॉज नेवर डिफिकल्ट फॉर मी, बट वो एक, मैं उसे एक्सेप्टेंस वाला फेज नहीं, एक डार्क फेज कहती हूँ। आई वॉज वर्किंग 24 hours, मैं छोटे बच्चे को देख रही थी, आई वॉज मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज़ प्रिटी वेल फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा तब भी उसका ब्लड ग्लूकोज वॉज 220, तो मैंने उसको बहुत अर्ली डायग्नोस कर पाई थी मैं उस चीज़ को। बट इट वॉज अ डार्क फेज, मैं काम करे जा रही थी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज अ डार्क टनल एंड आई एम जस्ट वॉकिंग एंड आई एम, उसमें लाइट है ही नहीं, जिंदगी खत्म हो गई, अब यही लाइफ। सो अब कुछ नहीं हो सकता, आई हैव टू डू दिस, विच आई नाउ रिकॉल वॉज सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहता है। देन देयर वाज नो हेल्प, कोई मेड नहीं, कोई घर पे नहीं आ सकता। इट वाज पूरा लॉकडाउन वाला टाइम, घर दरवाजे बंद कर दिए। फिर एक छोटा बच्चा और एक बच्चा विच इज न्यूली डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं, आपको उससे बचा के रखना है। सो हम लोगों ने बिल्कुल अपना घर लॉक कर दिया फॉर 4-5 months, और हम लोग काम करे जा रहे हैं। सो माई हस्बैंड वॉज देयर विद मी थ्रू आउट, बट देन फिर भी वो एक बहुत ही लोनली फेज था। हम लोग मतलब कॉफ़ी पीते थे, काम करते थे, एंड ये ऐसा कुछ टाइम तक चलता रहा। एंड देयर वाज, मुझे पता भी नहीं था कि कोई कम्युनिटी होती भी, मतलब आई कैन रीच आउट टू सम
अदर पीपल विद सिमिलर एक्सपीरियंस, मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। मैंने फेसबुक पे सर्च भी किया बट देन मुझे कोई ऐसा ग्रुप मिला नहीं। तो हम अपनी ही स्पीड से चले जा रहे थे। उस टाइम 4-5 मंथ्स हम लोग, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 15-20 kgs एट दैट पॉइंट टाइम। मैं इतनी वीक हो चुकी थी। और ठीक जो ब्रेक थ्रू आया, जो चेंजेस आए वॉज, मुझे पढ़ने का शौक है। और डॉक्टर मनप्रीत सेठी ने मुझे बोला था डायग्नोसिस के टाइम पे कि गुंजन, टाइप 1 डायबिटीज़ इज एजुकेशन। उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला था और जब मैं थोड़ा समझी तो मुझे लगा लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट। तो टाइम बिल्कुल नहीं था बैठने का। मैंने ऑडिबल डाउनलोड किया उससे, अमेजोन से, और मुझे एक बुक मिली डॉक्टर बर्नस्टीन की। डॉक्टर बर्नस्टीन, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट द डाइट थिंग, बट मैंने वहाँ से शुरुआत करी। मैं सारा काम करके रात को, जब बिकॉज मेड्स नहीं थी उस टाइम पे, लॉकडाउन था, जब मैं अपना किचन क्लीन करती थी मैं ईयरफोन्स लगाती थी एक साइड पे, सो दैट अगर बच्चा उठ जाए तो मुझे आवाज़ आए। एक ईयरफोन लगाती थी एंड आई यूज्ड टू वर्क इन द किचन, पूरा संभालना, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दैट ऑडिबल वाला बुक। एक बुक, 2 बुक, मैंने डायबिटीज़ टाइप 1 से रिलेटेड जो भी मार्केट में बुक्स हैं, आई रेड ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स। मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड मैनेजिंग इट प्रिटी वेल। मुझे और उसकी चीज़ें पता चली एंड देन मुझे समझ में आया कि देन देयर आर पीपल आउट देयर जो हमारे जैसे हैं, देयर और बच्चे भी हैं जो ऐसे हैं। मुझे कुछ ग्रुप्स मिले एंड उसके साथ साथ ही डॉक्टर मनप्रीत ने मुझे आइडियल के कोर्स की तरफ डायरेक्ट किया कि ये कोर्स है, यू कैन डू इट एंड यू विल डू प्रिटी वेल इन इट। तो ठीक है, पढ़ने का शौक था, मैंने कहा ठीक है। जब मैंने कोर्स में इनरोल किया और मैंने देखा कि कैसे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स सब लोग एक कम्युनिटी बनाए हुए हैं, दे टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़, कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और जो भी अप्स एंड डाउन्स है, तो वो एक बिल्कुल ना आई ओपनर था मेरे लिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी। उसके साथ साथ मैंने कहा कि मैं भी ये करूँगी एंड आई मेड एन इंस्टाग्राम पेज। फर्स्ट थिंग, जब टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो व्हाट कम्स टू योर माइंड इज़ कि हम बच्चे को क्या खिलाएं। सारा खाना हट जाता है। आई रिमेंबर मैं अपने छोटे बच्चे को बनाना खिलाना शुरू कर रही थी, तभी डायबिटीज़ आ गया और बनाना घर से चला गया। तो मुझे लगा कि अब मैं उसको बनाना खिलाना है और उससे छुपाना है, बिकॉज इनिशियली आप नहीं फिगर आउट कर पाते हैं ना कि कैसे मैनेज करना है। तो मैंने अपने बच्चे की प्लेट्स की पिक्चर्स डालना शुरू किया ऑन इंस्टाग्राम विद कार्ब काउंट। मैं कार्ब काउंटिंग कर रही थी और मैंने उसके साथ साथ डालना शुरू किया और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। पेरेंट्स ने रीच आउट किया, बिकॉज इंटरनेट पे अगर आप देखें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ग्रुप्स हैं, बट इंडियन थाली की जो कार्ब काउंटिंग होती है वो काफ़ी डिफर करती है। फिर देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियन थालीज एंड साउथ इंडियन, वो रीजन के हिसाब से भी वैरी करता है। तो मैंने वो कार्ब काउंटिंग के साथ साथ डालना शुरू किया एंड इट वाज डूइंग प्रिटी वेल। फिर मुझे लगा कि हम बात भी कर सकते हैं इसके बारे में, तो मैंने अपनी वीडियोज़ भी डालना शुरू किया, उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट देन मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। मुझे लगा कि ये इंटरेक्शन होना चाहिए इस चीज़ का, तो मैंने व्हाट्सएप फ्राइडे स्टार्ट किया। मैं उस पर भी डालती थी, इंस्टाग्राम पे भी और अपने व्हाट्सएप पे भी। मैं डॉक्टर मनप्रीत सेठी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो उनके भी जो भी वहाँ पे भी 300-400 लोग हैं, उनको भी वो स्टेटस दिखता था। देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से एक इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। अब वो क्वेश्चन सिली भी हो सकते हैं, एट टाइम्स आपको लगता है हम डॉक्टर से पूछें कि ना पूछें, बट देन बीइंग अ मदर वो लोग मुझसे कनेक्ट करते थे और पूछते थे। तो ऐसे करके मेरा व्हाट्सएप फ्राइडे, मेरा पेज और मेरा इंटरेक्शन विद अदर मदर्स हैविंग किड्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ इंक्रीज होता गया और वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद ये चीज़ हो रही थी। अब जैसे भी मेरा जो पर्पस है आज, मैं खाना के लिए भी हेल्प करती हूँ कि कैसे आप कार्ब काउंट कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं खुद, बट देन मेरा जो मेन फोकस रहता है ना, वो मदर्स के मेंटल हेल्थ पे रहता है। देयर आर मेनी फादर्स ऑल्सो जो बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हैं बच्चे के पूरी जर्नी में, बट यूजुअली बर्डन थोड़ा मदर की साइड पे भी आता ही आता है। तो क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद देखी हुई है, फील करी हुई है, मुझे लगता है कि मैं जो भी मदर्स मेरे पास आती है, मेरे एक एम रहता है कि उनसे बात करते करते इतना इनको इमोशनल करूँ तो एक बार वो रो दें। जब आप रो देते हो, आप इमोशनली आप अपने इमोशंस दिखा देते हो सामने, तो फिर आप एक तो हर तरह की बात कर लेते हो, एंड देन व्हेन यू क्राई, हो गया वो काम, इमोशंस बाहर आ गए, तो व्हेन यू गो बैक टू योर चाइल्ड, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के वहाँ पे वापस जाते हो, तो आप उस चीज़ को और बेटर मैनेज कर सकते हो।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि विथ टाइप 1 एजुकेशन मैंने लिया, मैंने पढ़ाई करी, बुक्स पढ़ी, कोर्स किया, टाइप 1 में मुझे कभी परेशानी नहीं है, ना मेरे बच्चे ने मुझे कभी कोई प्रॉब्लम किया कि ये खाना नहीं खाना या मुझे इंसुलिन नहीं लेना. तो आई बिन मैनेजिंग इट सिंस डे 1 प्रिटी वेल. बट मेरा प्रॉब्लम आया विद द मेंटल हेल्थ कि मैं कैसे करूँगी, वो जो डार्क फेज था. तो वो चीज़ें कई बार इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और टाइप 1 के साथ एक जीना शुरू कर देते हैं, पर वो एक वॉइड रह जाता है एंड यू नीड टू एड्रेस दैट ऑल्सो. कई बार पेरेंट्स के दिमाग में, कई बार बच्चों के दिमाग में, तो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. सो सिंस माई डॉटर इज़ 11 नाउ, मेरा नेक्स्ट एम रहेगा कि एज शी इज़ एंटरिंग टीनेज, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है विद टीनेजर्स, उस चीज़ को कैसे लेता है. आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद सिमिलर एज के बच्चे एंड आई वांट टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ये बच्चे आपस में कनेक्टेड रहें और बात करें एक दूसरे से. एंड आई विल बी देयर टू सुपरवाइज कि आपस में बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट आई एम देयर एंड आई एम लुकिंग एट इट. आई वोंट इंटरफेयर, बट देन एक एडल्ट भी रहेगा उसमें, सो दैट कुछ गलत डायरेक्शन में भी ना जाए डिस्कशन उनका, एंड स्टिल वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके. फिर कॉलेज की बात करनी है, स्कूल की बात करनी है, how are other kids reacting, how are they dealing with the parties and stuff like that. So yes, so this is my journey and this is mostly my purpose. मैंने ये सीखा है कि बच्चे की परेशानी से ना बढ़ के कोई परेशानी नहीं होती है. तो बट अगर आपने वो देख लिया एंड यू हैव कम आउट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दैट फेज, तो अब तो कोई चीज़ लगती ही नहीं है. सो आई एम आउट ऑफ दैट फेज. मैं उस दिन के बाद से कभी नहीं रोई हूँ. टाइप 1 को छोड़िए, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोई हूँ. बट वो एक फेज में जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ होती है, उसके लिए आई स्टार्टेड वर्किंग. कि अगर किसी पेरेंट्स को कोई ज़रूरत हो बात करने की, मतलब हेल्प करने के लिए तो डॉक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बट एट टाइम्स आपको लगता है कि एज अ फ्रेंड मुझे कोई गाइड कर दे. रात को 11 बजे मेरी कोई बात सुन ले कि अब मेरे से गलती हो गई, या हाई चला गया, या आज ऐसा दिन था, अप्स एंड डाउन्स थे, क्या करूँ, या आज बच्चे ने इंसुलिन लेने से मना कर दिया, या फिर आप बच्चे को इंसुलिन दे रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू है कि इंजेक्शन देना पड़ रहा है खाने से पहले. तो वो आप जब बात कर लेते हैं ना किसी से, तो बहुत हल्का फील होता है. दैट्स इट. This is Gunjan ji, this is not a that's it. This is the एक बिगिनिंग, एक स्टार्ट है जो आपने आज अपने माध्यम से शायद कई पेरेंट्स को जगाया है. तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे एक पर्स मिल जाता ना, ये वो खजाना है कि हम डेली बांटते जाएं. जितना बांटेंगे अपनी नॉलेज, उतना ही हम खुद भी अपने आप में प्रिपेयर करेंगे. तो आशा है कि आपकी आज की जो लाइफ जर्नी है, हमारे कई पेरेंट्स ने अपने से कोरिलेट किया होगा और वो इस सिचुएशन से उभरेंगे ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ेंगे और बाकियों को भी वो इस तरीके से गाइड करेंगे जैसे आज आप कर रहे हैं. आपने कई चीजें शायद अपनी नहीं बताई हैं, अपने कई पेजेस के बारे में, फ्राइडे, व्हाट्सएप, वो किस तरीके से आप कई पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं. यस, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा आपका. जी सर. सो व्हाट्सएप प्राइवेसी, मैं डॉक्टर मनप्रीत से, जो मेरी डॉटर की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उनके साथ एसोसिएटेड हूँ. उनके ग्रुप का मैं एक पार्ट हूँ. सो सिंस आई एम मैनेजिंग बोथ माई किड्स, तो ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम इस चीज़ को करती हूँ, बट देन आई अवेलेबल. क्या होता था कि कई बार मैसेजेस जो है ऊपर नीचे हो जाते थे और मैं देख नहीं पाती थी उनको. सो व्हाट्सएप फ्राइडे मैंने ऐसा बनाया कि डेडिकेटेड, आई आस्क एवरीवन, आई रिक्वेस्ट देम कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, शेयर इट विद मी विद ग्राफ्स एंड विद ऑल द डिटेल्स. तो मैं रात को डेडिकेटेड टाइम देके बैठूंगी इसको, एंड कई बार सैटरडे तक मैं आंसर्स कर रही होती हूँ. मतलब वो अगले दिन क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं कि वो अगले दिन, एंड कई बार बहुत सिली क्वेश्चंस होते हैं, कई बार बहुत ही इमोशनल क्वेश्चंस होते हैं. तो मेरे पास 30 to 50 क्वेश्चंस एवरेज आ ही जाते हैं ऑन अ फ्राइडे, विच इज़ वेरी गुड. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन आई एम एबल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं उनको आंसर कर पा रही हूँ. नहीं, अगर मेरे को कहीं स्टक होती हूँ, देन आई एम टेल देम टू गो टू द डॉक्टर. अगर उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने इंसुलिन रजीम को नहीं फिगर आउट किया है, या अगर वो सेल्फ मैनेज नहीं कर रहे हैं, देन आई डायरेक्ट देम टू द डॉक्टर कि आप एक बार देख के ही जाके समझिए, क्योंकि बच्चे की इंसुलिन नीड्स दे कीप ऑन चेंजिंग, तो आपको उस चीज़ को भी इवैल्यूएट करना है. सो जो भी बेस्ट ऑफ, तो लेकिन मेरा एंगल हमेशा इमोशनल ज़्यादा रहता है कि अगर किसी को उस टाइप पे सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस. इसको काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 year हो गया, एंड इट इज़ वर्किंग गुड. ऑन WhatsApp Fridays dedicated, my Fridays are dedicated to this.
जी। बहुत ही बढ़िया बात है, ये आपकी एक डेडिकेशन है, एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से कई पेरेंट्स कनेक्ट हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे टाइप 1 कम्युनिटी के जानी मानी हस्ती, हम उनको कह सकते हैं, हर्ष कोहली जी। शायद ही कोई टाइप 1 कम्युनिटी में कोई ऐसा हो जो ना जानता हो उनको, और आज उनसे काफी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि कई बार हम जो हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर है उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो आराम से मैनेज हो जाती है। तो इसका कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे ही नहीं, हमारी एक मेंटल कंडीशन पे भी। उसके लिए हमारे साथ आज साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सृष्टिपुरी, जिनका काफी अच्छा वक्त बीता है योगदान फाउंडेशन में, जिन्होंने काफी नजदीक से वो पेरेंटिंग सिचुएशंस देखी है और उनको किस तरीके से उन्होंने नए तरीके से कन्वर्ट किया है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को मैनेज करे। तो आज बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, और सुचि मैम, जिन्होंने जो पेरेंट्स के साथ साथ मतलब कह सकते हैं इट्स लाइक डॉक्टर गुंजन सानी जी के, उन्होंने भी किस तरीके से अपने आप को उभारा है और खुद भी टाइप 1 को मैनेज किया, अपनी टाइप 1 को, और किस तरीके से आज कम्युनिटी में एक अच्छा बहुत बड़ा रोल अपना रहे हैं। चलिए हम चलते हैं हर्ष कोहली सर के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सबको। थैंक यू अनिल जी। हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइपो, सबसे पहले तो एक समझना बहुत जरूरी है कि हाइपो का मतलब क्या है। जब हमारी ब्लड शुगर 70 या उससे नीचे हो तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया का हम क्यों बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि आप शुगर डाउन ना जाए। ऐसा इसलिए देखा बोला गया है क्योंकि अगर हमारा बार बार हाइपो हो रहा है तो छोटे बच्चों के, खासकर दिमाग के ऊपर, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर असर हो सकता है लगातार हाइपो से। तो इसलिए हमारे को कोशिश ये करनी है हर समय कि कम से कम हाइपोज हों। और ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, थोड़ी सी सावधानी बरतें। सावधानी बरतने का मतलब ये है कि मैंने एक चीज सीखी अपने आइडियल प्रोग्राम, आइडियल कोर्स से, और खासकर डॉक्टर रंजू गुरमानी मैम से, कि लेस इज सेफ। अगर हमें ये लग रहा है ना कि अगर अभी शुगर 300 है, चलो हम 6 यूनिट दे देते हैं, 6 की बजाय आप 5 यूनिट दे दो, ताकि शुगर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा डाउन ना आ जाए। उसके बाद हमारे को अब ये समझ में आ गया कि मेरा बच्चा 70 पे है। भाई 70 पे है तो इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है। कोई बता सकता है आप क्या करते हैं? कोई भी मेरे को अनम्यूट करके बताए कि अगर आपकी, मेरी ब्लड शुगर इस टाइम 70 है, मेरे को क्या करना चाहिए? कोई वॉलेंटियर बता सकता है? या मैं नाम लेके अनम्यूट करने को बोलूं? अमृता, आप किसी को बता सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए, कि मेरी इस टाइम ब्लड शुगर 70 है, मैं क्या करूं? अनिल जी, आप पूछो किसी से। सर मैं खाने को दे देती हूँ उसे कुछ उस टाइम पे। ये कौन है? सोनाली? सोनाली। सोनाली, कुछ को डिफाइन करो। सर मैं कभी कभी उसे सेव दे देती हूँ, कभी बिस्किट दे देती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो, कभी बनाना दे देती हूँ अगर मुझे लगता है कि अभी भी इंसुलिन एक्टिव है उसका अंदर, तो फिर मैं बनाना दे देती हूँ, स्मॉल बनाना। ठीक है, हम दोबारा आते हैं आपके पास। ऋत्विका यस ने सर। अपना हाथ उठाया। ऋत्विका, ऋत्विका आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। सोनाली, बोल रही है सर, वो ना थोड़ा वॉइस लो है। अब ठीक है आवाज मेरी? नहीं, ऋत्विका की वॉइस लो है, अच्छा। वो कुछ बोल रही है। ऋत्विका आप थोड़ा लाउड बोलो। सर कोई फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट खाना चाहिए, वो ये कह रही है, कोई फ्रूट खाना चाहिए। देखो, 70 का मतलब क्या है? 70 का मतलब ये है कि मुझे तुरंत ऐसा खाना चाहिए जिससे शुगर मेरी तुरंत ऊपर आए। तुरंत का मतलब क्या है? फटाफट। अगर मैं चॉकलेट खा रहा हूं, मैं बिस्किट खा रहा हूं, तो मेरी शुगर एकदम से ऊपर कतई नहीं आएगी। उस टाइम सिर्फ एक ही, फ्रूट नहीं, फ्रूट भी देखो नहीं, देखो देखो सिर्फ ग्लूकोज। देखो, हमारा बेटी प्लीज पढ़ना बाद में। सिर्फ, क्या बोल रहे हैं आप गौरव जी? गौरवित बोल रहे हो बच्चे? सही तरीके से बोलो, वीडियो ऑन सर करके बोलो अपनी। सर हम 70 के आसपास है तो हम ग्लूकोज देते हैं सर। बिल्कुल सही बोला है गौरव जी आपने, ग्लूकोज ही देना चाहिए। चीनी का पानी ले लेती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब चीनी के पानी का मतलब क्या है? अगर 5 साल की उम्र का बच्चा है तो 1 चम्मच,
10 साल की उम्र का बच्चा तो 2 चम्मच, 14 साल से ऊपर बच्चा है तो 3 चम्मच, तीन जिसको हमारे नॉर्मल चम्मच होते हैं, मतलब 5 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ग्राम। छोटे बच्चे को अगर आप 15 ग्राम मीठा खाने को दे दोगे, उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ग्लूकोज ध्यान ही दें, देते हैं। सोनाली जी, ध्यान दें कि अगली बार शुगर 70 हो तो आपने केला नहीं देना, आपने बिस्किट नहीं देना। आपके नोटेड घर में नोटेड। आपके घर में ग्लूकोज होना चाहिए। यस। ग्लूकोज। और आपके बच्चे के आजकल सबसे आसान क्या है, हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो 5 ग्राम के चीनी के सैशे मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी दुकान में घुसोगे, 5 ग्राम का सैशे आपके बच्चे की जेब में भी होना चाहिए, मल्टीपल सैशे। वो स्कूल जा रहा है, वो क्लास में है, उसकी बस में, हर जगह, आपके घर में, ताकि तुरंत वो 5 ग्राम का एक, उसको ये पता है कि अगर मैं 10 साल का हूं तो मेरे को ऐसे 2 सैशे खाने हैं पानी में घोल के। बिल्कुल सही कहा, पानी में घोल के, क्योंकि पानी में घोलेंगे तो तुरंत एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए हमने अभी क्या सीखा कि हमें फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट, ये 3 चीजें जब शुगर लो हो तो नहीं खानी। हाँ जी, हनी भी दे सकते हैं, पर हम प्रेफर हमेशा ग्लूकोज या चीनी ही करेंगे, ताकि उससे ये रहे कि हाइपो से किसी चीज को बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मेरी शुगर लो हो गई तो मेरे को बढ़िया मीठा खाने को मिलेगा। ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे को उस समय एक ही चीज देनी है। मैं कहता हूं कोई ऐसी टॉफी ढूंढ लो जिसका टेस्ट ही गंदा हो, ताकि बच्चे को ये समझ में आ जाए हाइपो के टाइम ये चीज मिलेगी। चॉकलेट नहीं देनी, बिस्किट कतई नहीं देना, मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ। सोनाली जी, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर प्लीज नहीं नहीं, प्लीज सर, यू नीड टू करेक्ट, थैंक यू। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ग्लूकोविटा टेबलेट बहुत आराम से मिल जाती हैं। आप हर केमिस्ट शॉप पे ग्लूकोविटा टेबलेट मिलती है। ये देखिए, मेरे टेबल पे ग्लूकोविटा पड़ी होती है हर टाइम। ओके, बट इट्स इजी टू लाइक डिसॉल्व इन माउथ। बिल्कुल, ओके। ये देखिए, और 2 ग्राम की एक टेबलेट होती है, ये देखो। हम्म। ये ना मिले तो 5 ग्राम का चीनी का सैशे सबसे आसान है। किसी कॉफी शॉप में जाओ, वैसे ही ले लो। हम तो यही करते हैं, सॉरी, कॉफी शॉप में जाते हैं, चीनी तो हम ले नहीं सकते, पर लेकिन हम सैशे जरूर ले लेते हैं, ताकि हमारे लिए वो एक स्टोर बन जाए, जरूरी है। आई थिंक जी इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाइपो में उसकी कंडीशन कैसी है, कि वो नॉर्मली मूवेबल है। हम अभी उस पे भी हाँ आएंगे। जी, यस, हम अभी उस पे भी आएंगे, अभी हम 70 की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब कि बच्चा कंफ्यूज सा हो, बच्चा उलट सुलट कुछ भी बोल रहा हो। ये रियल लाइफ सिनेरियोज हैं कि बच्चा स्कूल में है, खेल रहा है और एकदम से उसने उसका बिहेवियर बदल गया। अब उस टाइम क्या जरूरी है बिहेवियर बदलने। अगर हमारा स्कूल स्टाफ एजुकेटेड होगा हाइपो के बारे में, तो उसके अंदर ये भी एक सिम्टम है कि हम लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम हाइपो में होते हैं। तो इसलिए आप उसके स्कूल स्टाफ को भी और उसके जो दोस्त हैं उनको भी एजुकेट करो कि अगर आपको लगे बच्चा अटपटा सा बिहेवियर कर रहा है, कि कुछ कई बार कई बच्चे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस टाइम मैं ये कहूंगा कि बजाय इसके कि आप शुगर चेक करने का टाइम खराब करो, उसके पास जो भी चीनी का सैशे है शुगर, लो शुगर ट्रीट करने के लिए, उसको तुरंत वो खिला दो। उसके बाद उसकी शुगर चेक करो। ये देखा गया है कि ऐसे में शुगर बच्चे की काफी लो निकल कर आती है। एक एग्जाम्पल में बच्चे की शुगर शायद 50 थी। हाइपो इससे भी खतरनाक हो सकता है अगर ट्रीट ना किया जाए। उस केस में आप ये मान लीजिए अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो आप सबके पास क्या होना चाहिए, एक इंजेक्शन कहलाता है ग्लूकागॉन। वो आप सबके घर पे होना चाहिए। ये कोई महंगा टीका नहीं है, 900 रुपए का टीका है, हर जगह मिल जाता है। आप योग ध्यान में बोलेंगे वहां पे पहुंच जाएगा। ग्लूकागॉन का टीका आप सबके घरों में होना चाहिए। अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो उस टाइम आपने उसको उसके जांघ में, मतलब थाइज में इंजेक्ट करना है। ग्लूकागॉन बहुत अनिवार्य है। जितना जरूरी हमारे लिए घर में इंसुलिन होना है, उतना ही जरूरी ग्लूकागॉन होना भी है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाके ये भी बोलूंगा कि जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल में ग्लूकागॉन रख सकते हैं
अपने बच्चे के स्कूल में भी ग्लूकागॉन रखवाएं मेडिकल रूम में, ताकि गॉड फॉरबिड अगर ऐसी इमरजेंसी होती है तब जब तक स्कूल आपको रीच आउट करे उसको ग्लूकागॉन का इंजेक्शन तो मिल जाए। अब हम पहले सिनेरियो की तरफ चलते हैं। हमने देखा 70 थी बच्चे की शुगर, हमने उसको फास्ट एक्टिंग कार्ब मतलब तेजी से काम करने वाले कार्बोहाइड्रेट खिला दिए। उसके बाद हमें क्या करना है? हम सब तो सीजीएम पे नहीं है, हम सब ने तो सेंसर लगा नहीं रखा, और अगर सेंसर लगा भी रखा है तो सेंसर में तुरंत चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट करते कई बार। तो उस केस में हमारे को 15 मिनट के बाद दोबारा बच्चे की शुगर चेक करनी है। ये बहुत बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुमने कर लिया ना ट्रीट, नहीं। उसके बाद आपको 15 मिनट बाद शुगर चेक करके देखना है। अगर तो बच्चे की शुगर नॉर्मल की तरफ आ गई, मतलब मान लीजिए आपने चेक करी 90 है या 100 है, तब एक छोटा सा स्नैक जैसे रोटी रोल हो गया, घर में हमारे चपाती होती है वो बना के रख दो, उसके अंदर सब वेजिटेबल का रोल आपके घर में तुरंत बना के दे सकते हो बच्चे को। ब्रेड ब्रेड सैंडविच मैं नहीं कह रहा क्योंकि ब्रेड के अंदर मैदा होता है, मैं रोटी रोल की बात कर रहा हूँ। वो आपने 3 रोटी बनाई, 3 की जगह आप 4 रोटी बना के रख दो, एक रोटी आपकी हमेशा रिजर्व में बड़ी पड़ी रहे, रोटी रोल दे दो। उस टाइम 100 पे आप उसको एक केला भी दे सकते हो, एक एप्पल भी खिला सकते हो, लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर हो। तो उसको दोबारा आपको रीचेक करके, और मान लीजिए आपने रीचेक करा और शुगर तब भी 70 या उससे कम है, तब आपको दोबारा उसको ग्लूकोज देना है और फिर दोबारा 15 मिनट बाद चेक करनी है। कोई कोई यहाँ पे किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसको थोड़ा इंटरेक्टिव करने की कोशिश करते हैं प्लीज। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सर राकेश है, बोल रहा हूँ बैंगलोर से। हाँ जी। हमारा क्या सिनेरियो हो रहा है कि उनका पोस्ट डिनर शुगर लेवल 300 350 तक रहता है और आधे घंटे में इमीडिएटली डिप हो जाता है 50-52 तक। और उसके बाद है ना मल्टीपल टाइम, जैसे आपने बोला ग्लूकोज दे दो और फिर 100 तक आने के बाद कोई एक रोटी या हाई कार्ब खाना दे दो। वो देने के बाद 15 मिनट के बाद फिर डिप होता है और वो कम से कम 4-5 घंटे तक ये सिनेरियो चलता रहता है हमारे साथ। राकेश जी, कुछ भी आपका खाना और आपकी इंसुलिन दोनों मैच नहीं कर पा रही। ओके। आपको ये देखना होगा आप खाने को क्या, खाने के लिए क्या दे रहे हैं बच्चे को, हम्म। इंसुलिन कितनी दे रहे हैं। हर्ष जी मैं कुछ ऐड करूं? प्लीज शुचि मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। राकेश जी जैसे आप सिनेरियो कह रहे हो कि 15 आधा घंटा खाने के बाद 350 है, तो जैसे हर्ष जी ने कहा उसमें बहुत सारी चीजें, आप लॉन्ग एक्टिंग कब ले रहे हैं, बच्चा क्या स्नैक ले रहा है कि रोज उसका शाम को बढ़ रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आपने 2 स्पीकर्स को सुना, गुंजन जी को और हर्ष जी को, एक बहुत कॉमन सिनेरियो ये होता है कि कई बार हम पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे छुप के खाते हैं तब हाई हो जाता है। और जब आप इंसुलिन, एक सर ने अभी हर्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात की, लेस इज ऑफन, और हम करेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वो कर देते हैं और बच्चा तब डर जाता है और वो बिल्कुल नहीं खाता। तो इन सब सिनेरियो से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली एक एक केस को डिस्कस करना मुश्किल है, इसके लिए आप एक पैटर्न बताइए और फिर और ये अपने डॉक्टर के पास भी जाइए, या अगर आप एजुकेटर्स के साथ भी करना है तो आप मेरे से और हर्ष जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरूर मैम, थैंक यू। प्राची का सवाल है, अगर डायबिटीज 80 हो तो हमें क्या करना, क्या देना चाहिए? देखो 80 में आप एक केला ले सकते हो। अब 80 में भी बहुत सिनेरियोज आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 80 है और बच्चे ने खेलने कूदने जाना है, उस टाइम आप क्या करोगे? प्राची आप ही जवाब दो। अगर आपके बच्चे की शुगर 80 है और बच्चे ने खेलने जाना है तो क्या सेफ है उस टाइम? उसको खाली पेट भेजना सेफ है या उसको कुछ ऐसा जो तुरंत काम भी कर जाए, क्योंकि खेलेगा कूदेगा तो पक्का शुगर डाउन आएगी। साथ में कोई हल्का सा प्रोटीन स्नैक दे दो जैसे भुने हुए चने और मूंगफली, ताकि उसकी शुगर थोड़ी देर तक स्टेबल रहे। शुचि मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओवर हियर। देखिए बच्चा फिजिकल सिनेरियो एक्टिविटी में जा ना रहा है, आपने 70 से नीचे बता दिया। एक 3 चीजें हर हाइपो में मैनेज करती हैं। एक, आपने लास्ट इंसुलिन कौन सी लगाई और कब लगाई। कब लगाई है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 बजे शॉर्ट रैपिड एक्टिंग लगाई और मेरा ये 80 शुगर है 3 बजे, तो इसका मतलब मेरी रैपिड एक्टिंग काम कर रही है, तो देन मेरा स्नैक डिफरेंट होगा।
और यही मैं 7 बजे मेरी रैपिड एक्टिंग को हो गए 7-8 घंटे, लॉन्ग एक्टिंग का भी कोई पीक नहीं चल रहा क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग के भी पीक्स होते हैं। तो अब 7 बजे मेरी अगर 80 से 100 है तो कई बार मैं सिर्फ पीनट्स भी खा लूं तब भी मेरी शाम तक ठीक रहेगी। पर वही अगर 3 बजे है या मैंने खेलने जाना है, मतलब हमने कुछ एक्टिविटी करनी है, तो देन आई नीड समथिंग। बच्चों के लिए कह रही हूँ 90 to 110 के टाइम अगर ऐसा है और 90 to 110 है और अभी आपकी इंसुलिन है तो इस टाइम एक स्वीट का पीस भी चल जाएगा। पर अगर वही 90 से नीचे है या 100 से नीचे है तो थोड़ा सा लिक्विड या शुगर चाहिए। पर अगर 90 to 120 के बीच में और बच्चे ने खेलने जाना है तो इस टाइम एक आइसक्रीम का स्कूप या एक स्वीट का पीस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। देखो ये बात हर्ष जी का वो जो फॉर्मूला है क्विक शुगर का वो पक्का 100% है, पर मैं ये इफ्स एंड बट्स बता रही हूँ। अगर आपके पास आपकी इंसुलिन पीक पे काम कर रही है और तब आपको हाइपो हुआ, पर यही चीज अगर मैं शाम को जब कोई भी इंसुलिन पीक पे काम नहीं कर रही तब लूंगी तो देन डेफिनेटली वो मेरी प्री डिनर और पोस्ट डिनर 300 चली जाएगी। तो बहुत सारी चीजों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें देखने हैं। 80 से 110 के बीच में है और क्या 120 के बीच में भी है और बच्चे ने खेलने जाना है तो डेफिनेटली बच्चे को फ्रूट खिलाकर ही कुछ भेजिए। खिलाकर भेजें। तो कुछ भी नहीं भेजना, मतलब आई विल से कि पूरा बनाना दीजिए, कुछ बिल्कुल और भी साथ में देना चाहें तो उसको पैक करके दे दीजिए। सेफ रहेगा, हाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हमें ये पता है कि लगातार मेरा बच्चा हफ्ते में 3 दिन स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करता है या बैडमिंटन क्लासेस जाता है या क्रिकेट क्लासेस जाता है, तो वो 3 दिन के लिए उन 3 दिन से एक दिन पहले जो मेरी लॉन्ग एक्टिंग की डोज है हमें वो कम करनी है, बहुत जरूरी। और प्रीसीडिंग मील का मतलब अगर मैंने शाम को मेरी 4 बजे क्रिकेट क्लास है या बैडमिंटन क्लास है तो मैंने जो लंच की डोज देनी है वो भी कम दूंगा और उस दिन की डिनर की डोज भी कम दूंगा। ये एक और सिनेरियो है जो बहुत कॉमन है। आजकल सब बच्चे किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे को जिसको हम बेजल कहते हैं जैसे कि ग्लार्जिन हो गई, या आप ग्लार्जिन ही लेते होंगे अनिल जी सारे बच्चे हमारे पास तो। हाँ जी, हाँ जी, अब पूरे लार्जिन ही आ गए हैं, हाँ, पेन तो पेस्ट नहीं है अब ग्लार्जिन जो भी ले ज्यादातर। रहा है अपनी डोज जरूर कम कर लें। उतनी डोज 20% के लगभग डोज आप कम कर सकते हैं अगर बच्चा आपको पता है कि ये एक प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी है। मतलब मेरे को पता है मेरे बच्चे ने फ्राइडे सैटरडे और संडे तो भाई कुछ भी हो जाए क्रिकेट क्लास तो उसने जाना ही जाना है, उसने बैडमिंटन खेलने जाना ही जाना है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में जरूर दें कि उससे बेजल डोज मतलब ग्लार्जिन की डोज कम कर दें, रात वाली जो देते हैं आप उसको। उसके बाद उससे एक जो अगर 4 बजे खाने खेलने जाना है तो जो 2 बजे मतलब जो लंच टाइम की डोज होगी वो भी रिड्यूस जाएगी। और उस दिन डिनर डोज, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट हमारे शरीर में 24 घंटे तक रहता है, इस चीज को कतई हल्के में ना लें। अगर आप इंसुलिन डोज को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे, सिंपल सी बात है, इंसुलिन डोज कम करनी है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है मतलब इंसुलिन डोज कम करनी है। आप मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। इंसुलिन डोज एडजस्ट करने के लिए एक बार प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए और आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी और 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस है। जो हर्ष जी बता रहे हैं वो 2 घंटे की क्लास का बता रहे हैं, आधा घंटे का आधा नहीं घंटा नहीं। बता रहे हैं। सो प्लीज सॉरी टू इंटरप्रेट, में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ आधा घंटा खेल कर सोचते हैं कि मैं सारी वो हाँ, गड़बड़ हो जाए। वो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। गुंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी की सर आप बात बता रहे हैं, आधे घंटे में क्या होता है कि आधे पौने घंटे में अगर आप खेलने जा रहे हो तो ऑन द कॉन्ट्ररी शुगर्स राइज करना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज जैसे मेरी डॉटर बास्केटबॉल खेलने जाती है ना, मेक श्योर कि इंसुलिन ऑन बोर्ड ना हो और कोई स्नैक भी ना हो, क्योंकि अदरवाइज उसका शुगर राइज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज वो कोई बहुत लंबा समय नहीं खेल रही होती है, इट्स 40-45 मिनट्स वाला। पर बहुत इंटेंस होती है। जी
मतलब इस चीज को भी समझना शुचि मैम हमारे को जरूरी है कि हाँ, फिजिकल देखिए एक्टिविटी एक किस सिंपल तरीके की। सी कहानी सुनाती हूँ, हाँ जी। अगर आपको समझ आए। कभी भी जो गुंजन मैम ने बोला कि स्ट्रेस फिजिकल मेंटल, देखिए हम किसी भी स्ट्रेस में होंगे ना तो हमारी बॉडी फाइट करेगी या फ्लाइट करेगी। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना। दोनों के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी हमें हमारे बॉडी में कुछ स्टोर्ड शुगर्स भी होती हैं। वो स्टोर्ड शुगर्स बॉडी के कुछ हॉर्मोन्स रिलीज के पैदा होने से रिलीज होकर ब्लड में आ जाती है, पर ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। अगर हमारे पास वो इंसुलिन नहीं है तो हमारी शुगर्स हाई जाएंगी। तो ऐसा देखा गया है, जब बच्चे स्प्रिंट रेस के लिए भागते हैं, थोड़ी एक्टिविटी में जिसमें उनको बहुत कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है, जिसमें वो फन एलिमेंट नहीं होता, जनरली शुगर्स थोड़ी हाई आ जाती हैं। या तो जैसे गुंजन जी कह रही हैं कि आपको ना इंसुलिन हो ना आपके स्नैक हो, मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी सी इंसुलिन भी हो और थोड़ा स्नैक भी हो, स्नैक भी हो। कि बच्चा एक एक्टिव फीलिंग लगे। देखो, मेरे इस जर्नी में मैंने एक चीज देखी है, हमारे सिम्टम बदलते रहते हैं, बट अगर हमारे सेल्स क्रेव कर रहे हैं एनर्जी तो हम इरिटेबल होते हैं। चाहे वो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो, चाहे वो लो ब्लड शुगर लेवल्स हो, जितने भी यहाँ टाइप 1 है, आप ये मानोगे कि जब हमारी शुगर्स हाई या लो होती हैं हम इरिटेबल होते हैं। तो आप खुद को एक सिचुएशन में देखिए कि मैं भूखा हूं तो मैं लड़ूंगा ही ना। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, अंडरस्टैंड योर बॉडी। अगर जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे अपनी बॉडी को, उतना वो करेंगे। बाकी गुंजन जी की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि हाँ, हर बंदे का एक अलग तरीका है। 100% कोई भी तरीका सही नहीं है, बट स्टिल food and insulin both should be on board when you are playing a intense activity. That's इट इज दी सेफ, ये एक सुरक्षित तरीका है, बहुत सेफ रहेंगे, इसमें हाइपो जाने का चांस नहीं है। हमें हाइपो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ना सिर्फ वो फिजिकली ड्रेनिंग है, वो मेंटली भी ड्रेनिंग है। बार बार लगातार हाइपोज होने से हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद फिर क्या होता है, हमें हाइपो पता ही नहीं लगता कि हम हाइपो हो भी रहा है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस भी बोलते हैं। तो इसलिए इस चीज को मैं अब डॉक्टर स्टेसी से चाहूंगा वो थोड़ा सा हमारे को इसकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करें कि क्यों अवॉइड करना जरूरी है। ओवर टू यू। थैंक यू हर्ष जी। पहले तो गुंजन मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतनी करेजियस जर्नी शेयर करी कि किस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया, एंड आप औरों को भी हेल्प कर रहे हो आज। आई थिंक वो रेजिलियंस जो आपके अंदर है, हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत लगती है ये बात इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करने के लिए। शुचि मैम एंड हर्ष जी, आप तो अमेजिंग हो ही। एज पायनियर्स ऑफ दिस कम्युनिटी हम सबको हर वक्त पे आपकी जरूरत रहती है, फॉर करेक्शंस, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम कहाँ सही नहीं जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया की, लो शुगर की। थोड़ा सा ध्यान मैं मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर जाना चाहूंगी। हम सब डोज एडजस्टमेंट, डाइट, एक्सरसाइज की बात तो कर रहे हैं, पर जो हमारे दिमागी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे या कॉग्निशन पे फर्क पड़ता है लो शुगर्स का, सबसे पहले तो इमीडिएट इफेक्ट होता है। जिस टाइम आपकी शुगर लो होगी, आपको पता है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। आप ड्राइविंग जैसी एक्टिविटी, पढ़ाई जैसी एक्टिविटी, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये सब चीजों में आप थोड़ा सा स्लो हो जाओगे। आपका रिएक्शन टाइम, आपका रिफ्लेक्सेस का टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो इमीडिएट होती है। मतलब जिस वक्त शुगर लो गई उसके कुछ देर तक हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। साथ ही साथ इमोशनली इरिटेबिलिटी तो रहती है, एंजाइटी रहती है, एजिटेशन रहेगी, गुस्सा रहेगा, परसीव्ड लॉस ऑफ कंट्रोल एक चीज होती है कि हम इतना हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हम करें क्या, पैनिक का स्टेट हो जाता है। और यही जब बार बार अगर हमारे को फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर अगर बार बार लो होती रही, तो हमारी बॉडी हमेशा ही वो जो मैम ने कहा फाइट या फ्लाइट, या तो मैं भाग जाऊं या मैं लड़ लूं, इस मोड में रहती है।
क्योंकि हमारा एड्रेनलिन एक और हार्मोन होता है जो हमें एनर्जी देता है, या जो हमारी फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है, वो हमेशा ही ऐसे रहेगा, तैयार रहेगा कि अभी हाइपो होने वाला है, मुझे लड़ना है या मुझे भागना है। तो उससे क्या होगा, आपको या तो पैल्पिटेशंस माने हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, सांस चढ़ने लग जाएगी, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स आपके एंजाइटी जिसे हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट होने लगेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के। माने अगर फ्रीक्वेंटली बार बार या बहुत लंबे समय तक हमें लो शुगर्स का प्रॉब्लम है, 70 से नीचे अनमैनेजेबल है, हम मैनेज नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो उससे क्या होगा, एक वर्ड होता है फियर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, FOH इसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है, ये डेवलप हो जाता है। हम अपने शुगर्स को लेके इतना ज्यादा हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं कि हम हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को प्रिक करते हैं। एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसकी शुगर एक दिन 400 चली गई थी, उसने 17 बार अपने आप को प्रिक किया है विद इन अ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स कि मेरे शुगर्स कहाँ जा रहे हैं, क्यों नीचे नहीं आ रहे हैं इंसुलिन लेने के बाद। आप देख सकते थे कि उसकी फिंगर्स की जो हालत थी। तो ये हाइपर विजिलेंस शुगर्स को लेकर जब हो जाती है, ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट करती है। इसी तरह क्या होता है कि अगर शुगर्स लो चली गई एक बार, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी शुगर्स हमेशा हायर साइड पे रहनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इंटेंशनली हमारी शुगर कभी भी लो जाए ना। तो ये समझिए कि दोनों तरह से काम करता है। या तो आप एक बार ट्रॉमा में आ जाएंगे कि शुगर नीचे चली गई है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, मैं सीजर पड़ गया है, अनकॉन्शियस हो गई हूँ, या आप कोशिश करेंगे कि शुगर हमेशा हायर साइड पे ही रहे। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म आपका जो कंट्रोल होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपका A1C हमेशा हायर साइड पे आने लगता है। साथ ही साथ जैसे हर्ष जी ने भी कहा कि इमोशनल एग्जॉशन बहुत है, हमेशा डर में रहना, मॉनिटरिंग करना, आपका डेली रूटीन इम्पैक्ट हो जाना, ये सब चीजें लो शुगर या फियर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती हैं। क्योंकि हाइपो एक एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। माने यदि लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई है, या किसी को कोई बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है, उसके बाद हम लोगों को एक स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे हम डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ जाने लगते हैं। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है, लो शुगर है, वो भी हमारे सेम हॉर्मोन्स को ट्रिगर करता है जो PTSD में होते हैं। इसको समझने की कोशिश करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हाइपोग्लाइसीमिया में ट्रॉमा जैसे रिस्पॉन्सेज देने लगते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको हमेशा मैनेज्ड रखें, बैलेंस्ड रखें, ये नहीं कि हायर साइड पे रहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी शुगर्स लो जा रही है, CGM आपको दिखा रहा है, आप शुगर चेक करिए और मैनेज करिए। तो इस तरह की कुछ चीजें हमें इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज जिनको होती है वो 2 टाइम्स ज्यादा उनको डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस हैं, उनको रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चा हो। पेरेंट्स माने केयर गिवर्स अगर वो हैं तो इसमें हम क्या करने लगते हैं, अब हम हाइपोग्लाइसीमिया के डर के वजह से खेलना छोड़ देंगे, फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ देंगे। ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ऐसे बच्चे भी, ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कि हम नहीं जाते कहीं, हमें बाहर इसको भेजना ही नहीं है खेलने के लिए। स्विमिंग क्लासेस के लिए गई थी, लो हो गया, अगर डूब जाती तो, अगर अनकॉन्शियस हो गई वहां पे तो इस तरह का जब डर आने लगता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तब ये प्रॉब्लमैटिक बनता जाता है। तो द पॉइंट इज अगेन कि हमें लो शुगर्स को अवॉइड करना है। सो आई थिंक मैं यहीं रुकती हूँ। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सृष्टि जी, आपने अच्छे तरीके से समझाया। पर मैं इतना आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों कि हर्ष सर ने भी बताया, गुंजन मैम ने भी, सुचि मैम ने भी, कि किस तरीके से हाइपो को अच्छी तरीके से मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि पानी में डूबने का डर किसको नहीं होता, उसी को नहीं होता जो नदी किनारे नहीं जाता। ठीक है, तो डायबिटीज में टाइप 1 में नदी किनारे जाने का मतलब है हाइपो का होना। अब जब हाइपो होगा तो डूबने का डर भी होगा,
तो नदी के किनारे जाओ मत। बहुत से लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता, तो वो डरते ही नहीं है, एंजॉय करो उस चीज को। तो अच्छा है कि सुचि मैम भी इस पे कुछ बोलना चाहते हैं। यस, देखिए आप सबने बोला, पर देखिए हमारा आज का टॉपिक ये नहीं था कि हाइपो मैनेज कैसे करना है, हाइपो को प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंट कैसे। देखिए अगर अगर आप छोटे छोटे 3 टिप्स लेते हैं, पहली बात, हम वो सैनिकों की तरह हैं जो हमारे पास कुछ खाने को होना चाहिए। और देखिए आप तो हमारे पास CGMS हो गया, जब मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो उसमें हमारे पास इतना कुछ नहीं होता था और ना ही खाने का सामान होता था। पर एक पंजाबी में कहावत है, घरों जाइए खा के तो अगे मिले पका के, घरों जाइए भूखे तो अगे भी मिले कुछ ना। तो मतलब उसका ये है कि इफ यू if you have food, you'll get food everywhere. If you don't have food, you'll get nowhere. तो आपके पास कुछ खाने को होना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास एक बिस्किट, एक जूस का पैकेट और एक फ्रूट हो। हालांकि मैं बिस्किट्स के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बट हम इन चीजों को कहते हैं नॉन पेरिशेबल स्नैक। नॉन पेरिशेबल स्नैक का मतलब होता है जो जल्दी खराब नहीं होते। तो वो आपकी गाड़ी में, आपके बैग में होने चाहिए। महीने में एक बार बदल दिया, क्योंकि अगर कई बार फ्रूट रखना भूल भी गए तो हम भी इंसान हैं, भूल सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए। हालांकि मेरे बैग में जो भी पड़ा होता है वो अल्टीमेटली चूरा बन जाता है और सॉरी वेस्ट हो जाता है, बट कई बार वो चींटियों या चिड़ियों को चला जाता है, बट होना चाहिए। तो ऑलवेज हैव समथिंग टू ईट। अगर आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी। मेरे पास एक बच्ची आई थी, मतलब बच्चा इन सेंस कि वो छोटी बच्ची थी, उसकी मम्मी कहती है कि जब भी हम मॉल जाते हैं ये लड़की रोती है, चिल्लाती है, आइसक्रीम से मांगनी होती है और बहुत गुस्सा करती है। मैंने उनको कहा कि आप कुछ खिला के लेके जाइए और उसकी चेक करिए। जब उसने उस दिन कम पहले तो रोई चिल्लाई, पर जब मांगा तो चेक की तो उस टाइम उसकी शुगर आई थी 102, कुछ इतनी। तो बेसिकली हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जैसे मॉल में चलना या शॉपिंग करना भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। एनी अनयूजुअल एक्टिविटी कैन इम्पैक्ट। तो आप बी प्रिपेयर्ड। और देखा जाए तो आइसक्रीम खाना ऐसी जगह पर गलत भी नहीं है, पर होने से पहले अगर आप मॉनिटर करके खिला दें तो वो चीज भी नहीं आएगी। और आज 102 थी, क्या पता कई बार उससे भी ज्यादा लो हो जाती हो, तभी बच्चा इतना पैनिकी हो जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हाइपो है ना, वो आपको बीमार बना देता है। क्योंकि जब हाइपो के सिम्टम होते हैं तो सबको पता लग जाता है। तो प्रिवेंट करना बहुत आसान भी है और जरूरी भी है। अपनी बॉडी को समझिए, विजिलेंट रहिए, कुछ कुछ खाने। और अगर डाउट में हो, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ये हाइपो या हाइपर है, तो प्लीज कुछ खा लो। हाइपर आप घर जाकर भी ट्रीट कर सकते हो, हाइपो को ट्रीट करना इमीडिएटली ऑन द जरूरी। स्पॉट वहीं पे इस चीज को समझिए, जहां पे है वहीं पे हाइपो ट्रीट करना। अब इतने सालों की डायबिटीज के बाद मुझे एक अजीब से सिम्टम्स आने शुरू हुए। जब मुझे प्यास लग रही होती है तो मुझे हाइपो हो रहा होता है, और जब मुझे पहले होता था कि भूख सी फीलिंग आती है, वीकनेस की फीलिंग आती है। अब और जब शुगर ज्यादा हो तो प्यास लगनी है, अब मुझे ऑपोजिट आते हैं। तो कोई भी बिना चेक किए नहीं पता लगा सकता। मॉनिटरिंग तो चाहिए ही चाहिए, बट इन केस यू कांट मॉनिटर, then treat it as a hypo, have some food, have some water, and then check as soon as possible. शुचि मैम ने कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट करके हमें समझाई है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइपो है या हाइपर है, मतलब कि ग्लूकोमीटर नहीं है इस चीज, जो कि बहुत हमारे साथ ग्लूकोमीटर होना चाहिए, बट वर्स्ट केस हम मान के चल रहे हैं कि ग्लूकोमीटर नहीं है और हम नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो आप ये मान लो कि हाइपोग्लाइसीमिया है और वहीं पे उसको ट्रीट कर दो। वेट मत करो। अगर शुगर बढ़ गई तो आप घर जाके उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन चेक करके एक्स्ट्रा इंसुलिन देके नीचे ला सकते हो, पर अगर हाइपो हुआ तो वहीं पे काम खराब हो सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है कि डिनर के बाद रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो हमें बेजल डिक्रीज करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें बेजल भी डिक्रीज करनी चाहिए और हमारे को अपनी जो प्री डिनर डोज है वो भी हमारे को रेगुलेट करनी चाहिए। इसका ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिए। आप अपना 1 हफ्ते का या 3 दिन का पूरा ट्रेंड बनाइए कि आपके शुगर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी डोज को टाइट्रेट कीजिए।
शुचि सर मैम। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? हाँ जी प्लीज पूछिए। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से हाइपो के बारे में बताया, बट बच्चे जो नॉर्मली पेरेंट्स हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, बेसल बोलेस। तो जो आपने ग्लूकोवीटा सजेस्ट करा है, जो हम योग ध्यान में भी हमेशा रखते हैं, तो बेशक इसके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट ग्लूकागॉन स्टिल ग्लूकागॉन पेरेंट्स गेट कंफ्यूज कि इसे यूज कैसे करना है। तो अगर आप पेरेंट्स को थोड़ा सा इसके इसका बारे में एक्सप्लेन इसका कर एक दें। वीडियो अंजू मैम बहुत बार शेयर कर चुकी हैं। मैं दोबारा अनिल जी को भेज दूंगा, वो वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करवाएं। दूसरा, ये एक पाउडर के फॉर्म में होता है और साथ में इसके एक सिरिंज के अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस बात को समझो कि उस टाइम सिचुएशन आपकी पैनिक सिचुएशन होगी अगर बच्चा बेहोश पड़ा है तो। आपको अपने दिमाग में इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है, क्योंकि उस टाइम कुछ काम का दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो प्लीज हिमानी उसको एक बार दिखा दो। ये जो सिरिंज है, स्टेप्स बताओ। तो पानी को उस ये सॉलिड पाउडर ये में मान डालना लो है और इसको रब करना है ताकि वो ऐसे मिल्की ऐसे बिस्किट बन जाए। ऐसे ऐसे करना है आपने। हाँ पानी को उसके अंदर डाल के, ये सिरिंज है, ये हाँ मान लीजिए ये सिरिंज है, आपने इसके अंदर पाउडर वाली शीशी के अंदर आपने डाल दिया। उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करना है, फिर आपने उसको रोल करना है अच्छे से। रोल करने के बाद आपने फिर देखना है वो सारा घुल जाना चाहिए। अगर वो घुल गया हो तो ऐसे करके उसको, उसकी जांग माने थाइज में ही इंजेक्ट करना है ताकि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो। बाजू में ना लगाएं, पेट पे ना लगाएं। ग्लूकागॉन का टीका सिर्फ थाई पे ही लगाया जाता है। अगर बच्चे का बॉडी वेट 15 किलो से ऊपर है तो आधा ग्लूकागॉन इंजेक्ट करना है, पूरा नहीं करना। हर्ष जी, इसमें एज का भी कुछ होता है कि अगर बच्चा 10 वेट साल वेट वेट बॉडी एज वेट वेट 15 kg। और सर जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है वो है कि इसे स्टोर कहाँ करना है? फ्रिज में, जैसे इंसुलिन को स्टोर। देखो, अगर हम थोड़ा सा विजिलेंट रहें तो हम हाइपोज मैक्सिमम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ओनली इन दैट केस कि आप मतलब हम सब एक वो सैनिक की तरह रहें, अपनी इंसुलिन ग्लूकोमीटर, थोड़ा सा कुछ खाने को और थोड़ा पानी हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। मैम यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज को और पिक्चर में लाना चाहूंगा विद कि टीनेजर्स में कई बार देखा गया है कि वो फिक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसको वो तो है, वो है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। भी बहुत है, हमने भी किया होगा कभी बचपन में। बिल्कुल किया होगा। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। एक फैमिली आई मेरे पास कि उसकी मदर मुझे कहती हैं कि भैया मेरी बेटी 13 साल की है और उसकी तो शुगर लो ही लो जाए जा रही है। शुचि मैम, 13 साल की बच्ची, एडोलेसेंट, सारी चीजें। अब मैंने कहा जी इसको इंसुलिन कौन देता है? कि मैं ही देती हूँ। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप ना बच्चे की सिर्फ सुबह उसके जो इंसुलिन पेन के यूनिट नोट कर लीजिए कितने हैं, और अगले दिन सुबह देखिए कितने बचे हैं। मैम निकल के क्या आया कि बच्चा इंसुलिन पेन लेने आने से पहले अपने आप को इंसुलिन दे रहा। तो पेरेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है कि देखें कि कहीं बच्चा इंसुलिन को अब्यूज तो नहीं कर रहा। ये बहुत, हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता पर ऐसा होता है। ये बहुत जरूरी है थोड़ी अपनी नजरें इंसुलिन पेन की तरफ, कि हमारा इंसुलिन डोज, आपको पता है कि मेरा बच्चा रोज मान लो 20 यूनिट रोज ले रहा है, तो 20 यूनिट रोज लेने का मतलब 15 दिन एक कार्ट्रिज चलना चाहिए। भाई एक कार्ट्रिज तो 10 दिन में खत्म हो गया। ये सब तो हम कर सकते हैं, हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये नोट करना है कि हमारी इंसुलिन कितने दिन चल रही है और कितने दिन चलनी चाहिए। तो इस चीज को प्लीज सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखें कि हमारी इंसुलिन डोज कहीं ज्यादा तो नहीं जा रही। मैं एक और बात करना चाहूंगी। डोंट, जैसे गुंजन भी जब आप बता रहे थे कि इट इफेक्ट्स द चाइल्ड, इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, डोंट बी टू फसी अबाउट एवरीथिंग कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना डाइट में। बच्चे ये काम तभी करते हैं जब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
eat as a family, same diet, exercise as a family, same thing. देखो कहना, अब फिर आप कहेंगे कि कहना आसान है करना मुश्किल है। मैं मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है करना मुश्किल है, पर एक लंबे समय तक करने के बाद ही कह रही हूँ कि चाहे आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे आपके कोई भी है, अगर आप धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे तो चेंजेस आएंगे। और अगेन बच्चे गुड ऑब्जर्वर्स हैं। एक बच्चे की जो इनहेरेंट डिजायर ऑफ, जो भी उसकी डिजायर हो, चाहे वो ड्राइविंग की हो, चाहे वो बॉक्सिंग की हो, चाहे वो जो भी उसकी डिजायर है, उसको फोकस में रखते हुए उसको मोटिवेट करेंगे तो वो, अभी एक बच्चे जैसे हर जी बात बता रहे हैं, मेरे तभी मेरे मुंह से बॉक्सिंग निकला। एक पेरेंट्स से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरा बेटे को तो सिर्फ बॉक्सर ही बनना है, तो बनने दीजिए, कितने फिर वो हाइपो हो जाएगा। तो हमें उसको बताना है कि कैसे प्रिवेंशन हाइपो भी हो सकता है, वो कैसे बॉक्सर भी बन सकता है, क्योंकि बॉक्सिंग तो की हम जा कर सकती सकते है। हैं, हम हर काम कर सकते हैं। हमारा जो मैसेज ये है कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड देना है बच्चे को। मैं एक और चीज ऐड करूंगी शुचि मैम की बात में कि अक्सर हम नंबर्स जो भी हमारे ग्लूकोमीटर पे आते हैं उसको देख के पेरेंट्स रिएक्शन दे देते हैं। एग्जैक्टली ये तुमने कुछ जरूर कुछ किया होगा, तूने झूठ बोला है, तू मैनिपुलेट कर। ये बहुत बार हुआ है और ये होता आया है, जिस वजह से बच्चे बार बार वो चीज करते हैं, वो कंडीशनिंग हो जाती है और ये बहुत कॉमन है। तो मेरी हर पेरेंट से, हर केयर गिवर से रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे पता है गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी इतनी हाई शुगर आ गई है, इतना कंट्रोल के बाद भी हाइपो चला गया है, पर प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, उस टाइम पे रिएक्ट मत करिए, आराम से बात करिए, उसको मैनेज करिए, उसके बाद सवाल करिए। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स से। ये बिल्कुल सही है सृष्टि जी एंड सुचि मैम जी, आपने भी काफी अच्छी तरीके से कहा। रिस्ट्रिक्शन है क्या? रिस्ट्रिक्शन बच्चों के लिए वही है कि जो आप खा रहे हो उसको अलाउड नहीं है। तो जैसे सुचि मैम ने कहा कि माहौल ही ऐसा बना के रखो कि घर में कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी खा ले, कोई भी खा ले, तो वो भी बच्चा वही खा तो सकता है माहौल ना। नहीं बन पाता। कई बार नहीं, हम फ्रूट ला के रखते हैं, बच्चे को एक खाना है, बच्चे ने 2 या 2.5 खा लिया, हमारी शुगर हाई हो जाएंगी। देखो अगेन एज अ बट एज अ पेरेंट अगर आप हमेशा एक ही खाते हो तो शायद बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा एंड देन डेफिनेटली। दे विल फॉलो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बी द लीडर। मैंने बिल्कुल सुचि सुचि मैम मैम। से कुछ ऐड बहुत करना बहुत चाहूंगी। अच्छी बात अगर सीखी। हम मील टाइमिंग्स को एज अ फैमिली थोड़ा सा डिसिप्लिन करते हैं, जैसे मेरी छोटी बेटी को भी पता है कि अभी स्नैक टाइम है, तो हम ना सिर्फ 3 मील टाइमिंग, स्नैक टाइम भी साथ बैठ के करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उसको पहले डोज कर देते हैं और हम वीकली मील प्लान करते हैं कि आज ये बनेगा, तो मेरे दिमाग में भी क्लैरिटी रहती है कि अकॉर्डिंगली मुझे शुगर्स अगर ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा हम उसको देख सकते हैं। तो वही ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड डिनर एंड एट टाइम्स बेड टाइम स्नैक। तो बच्चे बीच में ग्रेजिंग भी नहीं करते हैं, मांगते भी नहीं है, और शुगर्स भी थोड़ी डिसिप्लिन रहती हैं उस चीज़ से। और दूसरा मैं एक बात और ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि टीनेजर्स थोड़े से अपनी मनमर्जी करते हैं, मैंने थोड़ा देखा है कि जो टॉडलर्स के पेरेंट्स होते हैं वहाँ पेरेंट्स अपनी मनमर्जी करते हैं कि बच्चा खा रहा है तो चलो खा ले, फिर शुगर लगा देंगे। तो कल ही ऐसा एक केस आया कि बच्चे ने कुछ खा लिया और शुगर पहुँच गई 350 और पेरेंट ने फिर उसको डोज कर दिया कुछ ज़्यादा और बच्चा सिजर में चला गया। तो दैट वाज वेरी स्केरी ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट ऑल्सो। बाद में डर गया, लेकिन बट उसको ये अवेयरनेस थी कि मैंने डोज ज़्यादा किया है। अब हुआ क्या कि बच्चा टॉडलर था, उसने बाद में खाने से मना कर दिया। पेरेंट ने एज्यूम किया कि अभी शुगर्स नीचे आएंगी तो मैं कुछ स्वीट या कुछ केक या कुछ उसको दे दूंगा। तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन अप्रोच रखनी चाहिए विद फूड, विद इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास है, बट देन अगर हम उसको डोजिंग का पैटर्न विद खाने के पैटर्न के साथ मैनेज करेंगे तो हाइपोज नहीं होंगे। हमें मॉनिटर करना है, हमें खाने के कार्ब्स और चीज़ों को काउंट करना है, और हमें खाना वही खाना है जो बच्चा खा रहा है, वही सबको खाना है, तो बच्चे को भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ट्रीट्स शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब कि मिठाई जैसी चीजें हाइपो के साथ एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। आप नॉर्मल दो उसको खाने को जी, पोर्शन कंट्रोल के साथ। और ये डिसिप्लिन हमें
बिल्कुल अर्ली स्टेज से मैनेज करके चलना है कि अगर आपका लोज है, हाइपोस है, या फिर ट्रीटेड विद ग्लूकोज। हाँ जी सेकंड बिल्कुल। कोई ऑप्शन आता है तो आई से कि फ्रूट है, बट वो भी अगर 80 to 100 के बीच में है, बट इफ इट इज अराउंड 70 यू हैव टू गिव ग्लूकोज। ग्लूकोज नीचे है, ग्लूकोज देना है। I'm sorry to come in late, but I just want to add something here. Yes. जब आप कहते हो कि हम बाद में शेक दे देंगे, something that Harsh is saying for two reasons is a disaster. अगर आप शेक दे दोगे बाद में आइसक्रीम दे दोगे, एक तो फैट से शुगर बढ़ेगी नहीं, सबका हाइपोप्रोलॉग हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर बच्चे को ये समझ आ जाती है कि मुझे हाइपो में ही मिठाइयाँ मिलेंगी, तो वो हाइपो करके बढ़ जाएगा। अंजू मैम, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अभी थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैं बस यही कह रही थी कि एक तो हाइपो में ट्रीट देने से नुकसान हो जाता है कि बच्चा रोज हाइपो करके बैठ जाता है, और वो ट्रीट ठीक भी नहीं करता बिकॉज फैट होता है ट्रीट में, तो वो शुगर को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो आपने जब हाइपो है तो शुगर दे के और फिर उसके बाद स्नैक्स देना है, विच इज अ सेंसिबल थिंग लाइक बनाना और पीनट्स और समथिंग। जी थैंक यू अंजू मैम, आपने ज्वाइन किया है इतने बिजी शेड्यूल में भी। और प्रियंका जी का ले लेते हैं, फिर मैं एक सवाल है मेरा जो सुचि मैम और हर्ष सर से रिलेटेड है। जी प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से आपका हाथ उठा हुआ है। यस हाँ, तो मुझे मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, 2.2 इयर्स का है। मार्च में ही वॉज डिटेक्टेड। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अब ये बहुत छोटा है और ये क्या होता है ना कि सडनली अब इसको हमने ब्रेकफास्ट के टाइम पे इंसुलिन दे दी, ठीक है, सडनली इसको बनाना खाना होता है, ठीक है, और कभी कुछ मीठे का भी होता है। तो ऑलरेडी हमने इंसुलिन ऑलरेडी खाने से पहले दे चुके हैं, ठीक है, फिर खाने के बाद अगर हम उसको बनाना देते हैं तो एकदम फिर वो हाई शुगर चला जाता है। तो उस केस में फिर हमें मतलब समझ में नहीं आता है कि हमें बनाना देना है कि नहीं देना है। और उस टाइम पे वो इतना क्रैंकी हो जाता है कि मतलब अगर उसको बनाना चाहिए तो वो बनाना वो खा के ही रहता है। तो फिर अगेन वो बहुत छोटा है, उसको बार बार हम प्रिक भी नहीं कर सकते हैं कि उसको इंसुलिन डोज दे रहे हैं, क्योंकि फिर वो नीचे आने, क्योंकि बनाना देने से जितना वो एकदम स्पाइक करता है उतना ही वो नीचे लेके आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सेकंड, जैसे कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, घर में स्वीट बनता है, ठीक है, तो उसको क्या स्वीट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कल जन्माष्टमी थी तो हम उसको बहुत डर डर के दे रहे थे कि भाई कहीं स्वीट खाने के साथ में स्वीट दे दें तो ज्यादा, मतलब जितनी हम इंसुलिन दी थी उससे 1 डोज ज्यादा देती थी, तो उसके बाद भी उसकी शुगर स्पाइक किया था। तो उस कंडीशन में हमें डर लगता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए क्या सजेशन है आपके पास? सुचि मैम। हाँ जी। देखिए, पहली बात, अगर बच्चे को बनाने का शौक है तो आप डेली बनाना के साथ ही इंसुलिन इकट्ठा लगा दीजिए। बनाने से फ्रूट, कोई मना तो नहीं है कि हमने बनाना खाने से मना थोड़ी किया, उसका पार्ट ऑफ लाइफ समझिए। और खाने के साथ जब हम उसको देते हैं ना तो इसका शुगर बहुत स्पाइक कर जाता है। और अगर हमने सिर्फ इसको फ्रूट दिया है, मतलब कार्ब्स के साथ हमने नहीं दिया है, तब उसका शुगर लेवल डिफरेंट होता है। नहीं, आप खाने के साथ देंगे तो उसके भी कार्ब्स काउंट करके देंगे ना। अच्छा, कार्ब्स तो आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे। ओके, तो मतलब आप ये नहीं, जैसे क्या होता है ना, कभी इसका मूड मूड छोटा बच्चा है, मूड के ऊपर है, कभी इसने नहीं खाया, अभी मैंने इंसुलिन दे दी, ठीक है, उसने बनाना नहीं खाया, कभी इसके मूड के ऊपर है, कभी इसने खाया कभी नहीं खाया। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप उनसे पूछिए कि आप क्या खाना चाहते हैं। ये प्लस है वो 2.2 इयर्स का है, तो वो बहुत छोटा है। बच्चा बताएगा आपको कि ये वो नहीं बताता है। बताइए क्या खाना है, बता दो। मैम ये तो बड़ा, क्योंकि वो उसकी मूड के ऊपर है, वो मतलब इतना वो नहीं मूड में मैं भी आप बताता है ना कि मुझे ये खाना है बनाना, मूड में बतलाता है। अंजू मैम कुछ कह रहे हैं? यस मैम। जी मैम। जी सर, मैम आपको 2-3 चीजें समझनी है यहाँ पे। एक तो जो श्रुति मैम कह रही है 100% राइट, कि बच्चे को हमें डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, चाहे पॉटी ट्रेनिंग हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे बैठ के खाना हो, तो ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आती। आप बच्चे को अगर श्रुति मैम कहती है पूछो, वो 10 में से 3 बार आपको बता देगा, फिर थोड़े हफ्तों में आपको 10 में से 5 बार बता देगा,
फिर थोड़े हफ्तों में वो और इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली मैम, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, हम बच्चे को बार बार सुई नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं मैम। आज आप प्लीज इंसुलिन का सिरिंज का नीडल अपने आप को लगाइए, आप रियलाइज करेंगे कि कितना कम दुखता है। बच्चे के लिए 40 का शुगर, 400 का शुगर बहुत तकलीफ देता है, सुई नहीं तकलीफ देती। तो जब आपको नहीं पता वो कितना खाएगा, आपने सिंपली ये करना है कि आपने आधी डोज लगा दी। अगर केला खा लिया, केले की डोज बाद में लगा दी। बाद में टोटल इंसुलिन नहीं लगानी, प्लीज अंडरस्टैंड। आधी डोज पहले लगी हुई है, उसके बाद केला खाया तो एक्स्ट्रा दे दिया। बट इन एनी केस मैम, ये भी डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ, या मैं कहूँ हर एक इंसान की बात कर रही हूँ, या हर एक जीव की बात कर रही हूँ। आप पौधे को भी हर आधे घंटे में पानी देंगे ना, वो मर जाएगा। आप अपने पेट डॉग को सारा दिन ग्रेजिंग करने देंगे, वो बेचारा मोटा होकर बीमार हो जाएगा। आप उसको 3 घंटे से पहले कुछ नहीं देंगे, वो 2 दिन 3 दिन बवाल खड़ा करेगा। व्हेन ही रियलाइजेस कि उसके पेरेंट्स गंदे खड़ूस पेरेंट्स हैं, वो सुधर जाएगा। तो आपने एक बार खाना दे दिया, अब 3 घंटे तक बॉस तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तो खुश रह। तेरे को रोना है तो रो ले, तीसरे दिन वो रोना बंद कर देगा। पर अगर आप उसको, मैंने बोला केला तो माँ मेरे को केला दे रही है, मैंने बोला मिठाई तो माँ मुझे मिठाई दे रही है। मिठाई पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम मैम। जन्माष्टमी रोज नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत त्योहार आते हैं, तो वो रोज कुछ ना कुछ लगा होता है। पर अगर आपने सबको इतनी मिश्री दी या इतना चूरी जीरा दिया सबको, और उसके बाद चूरी जीरा खत्म हो गया, तो बच्चा रोएगा कि मुझे और चाहिए। आप बोलो है ही नहीं, हमने सबने खा लिया, तेरा हिस्सा तूने खा लिया, मैंने मेरा अपना हिस्सा खा लिया, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर रो ले, कोई बात नहीं। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। एंड इंसुलिन के प्लीज शॉट्स को मत गिनिए, शुगर को कंट्रोल करिए। पहले दे दीजिएगा और उसके बाद उसके दिया, एंड 3 घंटे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। Back to मैम you, अभी sir. इसके साथ में क्या हो रहा है ना कि इंसुलिन जब भी देते हैं ना, तो वो जैसे पेन लेके आते हैं ना, ही वाज लाइक क्राई कि मुझे नहीं लगवाना है। वो इतना पेन को मैम, देख के बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, बच्चा कुछ भी डिसिप्लिन नहीं सीखना चाहता। हम लोग कौन से डिसिप्लिन होते हैं मैम, पर करना पड़ता है ना। आई वुड लव टू जंप अ रेड लाइट, बट आई डोंट। आई वुड लव टू स्लैप मेनी ऑफ माई कोलीग्स, सच पूछो तो, बट आई कांट, आई डोंट। तो ठीक है, हम लोग सब अपने आप को कंट्रोल करते हैं। बच्चे को अभी से सिखाइए कि कंट्रोल करना जरूरी है जिंदगी के लिए, तो बाद में आपके लिए वो वरदान होगा। अभी से आप उसको बिगाड़ देंगे तो देखिए मैम, बच्चे को बिगड़ा हुआ मत कहिए कभी भी। आप बोलिए कद्दू पेरेंट्स, बच्चे को बिगाड़ते हम हैं, फिर बच्चे की गलती होती है कि बच्चा बिगड़ा हुआ है। नहीं, डोंट स्पॉइल हिम। प्रियंका जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आती है 4 साल की, सेंसर लगवाने, और जब आती है ना, वो रोती है। और से ऑब्जर्व करा कि उससे ज्यादा उसकी मदर रो रही होती है। हाँ, मैंने उसकी मदर को बड़े प्यार से काउंसिल करा कि मैम, आप रोओगे ना तो ये पक्का रोएगी ही रोएगी। प्लीज इस बात को समझो। एज पेरेंट्स हमारे को ये समझना जरूरी है कि जैसे आपको बताया गया है कि प्लीज आज आप ये काम करेंगी, खुद अपने आप को पोक करेंगी इंसुलिन पेन नीडल या सिरिंज से, ये हमारी सबकी बच्चे के रिक्वेस्ट है। सामने, बच्चे के सामने। बच्चे के सामने पॉजिटिव री होगी, इससे बच्चे को लगेगा मैं अकेला नहीं हूं। अपना अपने अंदर से वो डर निकालो। ट्रस्ट मी, उसकी मदर को काउंसिल करा, 3 4 बार में उसकी मदर आती है। अब आती वो मेरे पास ही है सेंसर, पर अब मदर लगाती हैं, हंसते हुए लगाती हैं, बच्चा भी नहीं रोता, मदर भी नहीं रोती। तो वो डर बैठ गया ना बच्चे के मन में, वो शायद हम एज पेरेंट्स हमने वो डर पास ऑन करा है। और ये एक तो छोटी मेरे सी साथ और भी चीज हुआ है। कहूंगी, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो एक टाइम आप इंसुलिन लगाइए, एक टाइम आपके हस्बैंड लगाएं। कभी नहीं आप मैम, के सामने लगा रहे हैं, कभी वो उसके सामने लगा रहे हैं, तो उसे लगेगा कि मेरे पास एक छोटा बच्चा आया करता था 18 महीने का, उसको ये लगता था कि सारे ही इंसुलिन लगाते हैं। तो वो ये कहता था, मम्मी जल्दी मेरे को इंसुलिन लगा दो, वरना बाकी सारे बच्चे अपनी इंसुलिन लगाकर जल्दी खेलने पहुंच जाएंगे। तो वो एक, मतलब, इन ऑल्दो, देखिए अगेन, छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होता है, पर एक एडवांटेज पॉइंट ये है कि छोटे बच्चे मोल्ड भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। स्कूल कोई नहीं जाना, संजू मैम ने बताया स्कूल कोई नहीं जाना चाहता, छोटे बच्चे, पर हम भेजते हैं जबरदस्ती।
तो चलिए, आज ज्योति मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, थैंक यू टू जॉइन अस। उनका भी इस पे बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। ज्योति मैम। थैंक यू अनिल जी। मैं भी कार में हूँ और ट्रैवल कर रही हूँ। आई होप मेरा ऑडियो क्लियर है। यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। जब अभी ये डिस्कशन हो रही थी ना कि वो बच्चा पेन देख के रोता है और ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हर्षी ने भी कहा कि मदर्स एंड फादर्स क्या अप्रोच घर के एनवायरनमेंट में रखते हैं। हम कितना नरेटिव यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं मतलब जैसे कि बैठे बैठे हम कहते हैं इसको हाइपो इतना हो जाता है, इसकी शुगर 35 चली गई थी। ये डिस्कशंस कितनी होती हैं और कितनी ये जरूरी हैं ऑल द टाइम विद अदर पीपल। अगर हम इसी को किसी रिलेटिव को मिलके भी यही टॉपिक चला रहे हैं तो बच्चे को मतलब बाय फोर्स ही ये सारा नैरेटिव अंदर लेना है जितना उसके लिए जरूरी नहीं है। और ये फियर हम अपने अंदर भी डालते हैं, यही हम अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। Why don't we make the other thing a part of our life, you know? That is healthy eating, exercising with your children. और जिस तरह हम में से सभी कोई ना कोई टैबलेट लेते हैं, हम 10 लोगों को नहीं बताते कि मैंने ये टैबलेट रोज सुबह उठते ही खाई है। इसको भी एक पार्ट ऑफ डेली रूटीन बनाना है कि हमने इंसुलिन ली, कितनी बारी ली is not a topic of discussion. कितना हमारा कंट्रोल अच्छा चल रहा है is a point of discussion with the child. और जितना हम ये बार बार रिपीट करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जरूर इसके लर्निंग पॉइंट्स हैं। जो डॉक्टर शुचि का पॉइंट था कि आज मेरे सिम्टम्स बदल गए, तो मैं सोच रही थी कि सिम्टम्स मैंने ये सोचे कि ये होते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन सिम्टम्स एक ही इंसान में बदल भी जाते हैं। सो वी शुड बी वेरी अवेयर कि बाकी लोग क्या सिम्टम्स बताते हैं। मैंने भी ये चीज देखी हुई है कि पहले मेरे हाथ और मेरी टांगें कांपती थी, अब मुझे चेस्ट में पैल्पिटेशन से स्टार्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया, यू नो द फीलिंग। सो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, कीपिंग योर लर्निंग पॉइंट्स विद यू ऑल द टाइम टू टेक। बच्चे के ध्यान रखने के लिए मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की। अगर इसने कहा है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है तो जरूर जाने दो स्विमिंग, बट पहले और बच्चों से कनेक्ट करो जिन्होंने स्विमिंग सीखते वक्त क्या क्या करा पहले। तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया वहां से शुरू होती है कि मैं पहले सीखूं एज अ पेरेंट। और फियर्स को मत हम वर्बलाइज करें। तो आप अब ये जो कह रहे हो ना कि वो देखते ही पेन को देखते ही रोता है, ये एक आपका अपना फियर ट्रांसमिट होता ही जाएगा। और आप वो विजुलाइज करो कि ये बच्चा बड़े होके सबके सामने पब्लिकली भी इंजेक्ट कर पाए, स्कूल में भी अपनी इंसुलिन ले पाए, तो आप उसको एक कॉन्फिडेंस एक्टिविटी बनाओगे और उसकी प्रेस करते रहोगे। तो बहुत कुछ मदर और फादर की सोच से ही शुरू होता है। तो अगर रोना यहाँ पे चलेगा तो रोना बच्चे का भी चलेगा, कॉन्फिडेंस यहाँ आएगा तो वहां भी आएगा। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू मैम। और ये भी याद रखिए कि स्कूल से जब बच्चा आता है ना, तो वो स्कूल का होमवर्क नहीं लेके आता, वो पेरेंट्स के लिए भी होमवर्क लेके आता है कि पूरे दिन में क्या किया। वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, उससे डिस्कस करे, पूछे, ताकि समझ सके कि उसके लंच में और इवनिंग वाली शुगर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पेरेंट्स अपना होमवर्क पूरा करें, वो बच्चा अपना ट्यूशन में होमवर्क पूरा कर लेगा। यस अंजू मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल दो जी। मैं एक एग्जाम्पल दूं। आपने बच्चे से पूछा, आपका बच्चे का नाम क्या मैम? कविश है ना? तो आपने बोला कविश का सेंसर तो है ना? हाँ जी मैम। तो आपको कुछ हद तक तो एंटिसिपेशन भी है। तो आपने कविश से पूछा, बेटा आज केला खाएगा नाश्ते में कि नहीं? नहीं तो फिर 2 बार सुइयां लगनी पड़ेंगी। या आपने कविश से पूछा, कविश केला खाएगा कि नहीं? नहीं तो 2 बार सुइयां लगनी पड़ेंगी। एंड 180 डिग्री ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, पर आपका डर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फियर्स अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बच्चा इज ऑफन अ मिरर, ही विल जस्ट रिफ्लेक्ट दैट बैक टू यू। If you're shit scared, you will have a shit scared child. It's as simple as that. हम हमेशा यही कहते हैं, बच्चे आर गुड ऑब्जर्वर्स, दे आर नॉट गुड लिसनर्स। तो आप ये बोलो बेटा अच्छा खाना खाना चाहिए और आप खुद पीछे से कुछ खा रहे हैं, तो वो दे विल ऑब्जर्व एंड दे विल से कि आप तो ये खा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं हेल्दी खाना चाहिए। मैं उस दिन भी एक जगह बोल रही थी, हम नहीं बोल सकते। एक डॉक्टर के पास एक बच्चे गए तो उनको कहते कि बेटा ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो कहता है डॉक्टर अंकल आप तो इतने मोटे और मुझे कह रहे हो ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना। पहले आप खुद तो सोचो। एंड लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड, नो वन थॉट कि एक छोटा बच्चा एक सीनियर डॉक्टर को ये भी बोल सकता है।
पर बच्चे ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स के सामने बच्चे नहीं इतना ज्यादा बोलते, बिकॉज पेरेंट्स आर द कांस्टेंट केयर गिवर्स। उनको पता है सब कुछ मम्मी पापा से ही मिलना है, पर वो ऑब्जर्व पूरा करते हैं। मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई, सबको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसीलिए एज अ फैमिली हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जो सबके लिए अच्छा है। और इनडायरेक्टली मैं ये कहती हूँ, ये एंजल्स हैं जो हमारी पूरी सोसाइटी को ठीक करने आए हैं और हमें एक अच्छा वे ऑफ लिविंग का तरीका दिखाने आए हैं। डेफिनेटली मैम। एक छोटी सी चीज यहाँ पे हर जी और सुचि मैम से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और अंजू मैम तो हमारे साथ हैं ही, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बोलने के लिए कि जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं ना, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। माइंड पे जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ने के कारण हमारा ध्यान और चीजें काफी ज्यादा हमारे पे डबल होकर के आती हैं। तो अक्सर वैसे तो हम बचपन से ही बच्चों के शुगर के साथ साथ बीपी भी चेक कराते हैं, पर हमने देखा है कि 15-16 साल की उम्र के बाद कुछ बीपी आते हैं, कुछ बच्चों में हो जाता है, कुछ बच्चे मेडिसिन भी खाते हैं। और बीपी का सिम्टम भी कभी कभी जब लो होता है तो बच्चा डिफर नहीं कर पाता कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ऐसा हो रहा है या लो बीपी की वजह से, और वो उस समय काफी मात्रा में शुगर भी ले लेता है और किसी तरीके से वो अपने आप को कॉन्शियस तो फील करता है, लेकिन बाद में जब उसके पास इक्विपमेंट्स होते हैं तो पता लगता है उसका बीपी लो था और शुगर उसकी 200-250 थी। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, या मैम कभी आपने फील किया ऐसा, या हर जी? नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि सिम्टम बदलते रहते हैं, बॉडी हमें बहुत मजेदार बनाती है। उसे पता हो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां अभी आपको बोलना है और हाइपो नहीं होना, तो वो सिम्टम भी नहीं देगी कई बार। तो अगेन मेरा वही है, हम सैनिक हैं। खाने की चीज, ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर, इंसुलिन हमारे साथ होनी चाहिए। होना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता सकूं। बड़े वेग से सिम्टम्स आते हैं हाई और लो के, मेरी बिना मतलब की इरिटेबिलिटी होती है। टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है अपनी जबान पे हाइपो में। कोई कहेगा ये क्या है, बहुत टिंगलिंग सी, जैसे ना कंटिन्यूअस ऑन माई टंग। भाई 33 ईयर्स हो गए, बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है, कैसे अडेप्ट कर रही है नहीं पता लगता। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप से दोस्ती अपने आप से दोस्ती करनी चाहिए, और अपनी ग्लूकोमीटर चीजों साथ को होना रीड चाहिए आउट, सर। हाँ चीजों को रीड आउट साथ करना होना चाहिए। अनिवार्य है। वो तो है सर, बिल्कुल। ज्योति मैम कुछ कह रहे हैं? हाँ हेलो सर, एक्चुअली मेरी बेटी 15 इयर्स की है, उसको 2 बार हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है। तो अभी मैम आप म्यूट हो गए। तो उसको 2 बार ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, तो काफी फ्रेंड्स ने कहा कि अगर इतना ज्यादा सीवियर हो रहा है तो हम बहुत डरने लग गए हैं तब से। तो उन्होंने कहा कि एक इंसुलिन पंप होता है कुछ, अगर वो कुछ यूज कर सकते हैं, क्या यूज है और यूज किया है किसी ने, तो कुछ आइडिया नहीं, इसके लिए थोड़ा आइडिया। ज्योति जी, इंसुलिन पंप से पहले अपने बच्चे को आप सेंसर लगाइए। अगर आप इंसुलिन पंप हाँ का सेंसर लगाया है, अभी हमने 2-3 महीनों से कंटिन्यू लगाया हाँ है। देखो, इंसुलिन पंप एक जादू की छड़ी नहीं है कि इंसुलिन पंप हम्म लगाइए और शुगर लो नहीं जाएगी। हम्म हम्म अपना आप लिखना शुरू करें कि खाने में क्या है, जैसे हमने सेशन के शुरुआत में बोला, खाने में क्या है, क्या फिजिकल एक्टिविटी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। बीच में भी हमने हम्म डिस्कस करा कि भाई बच्चा खेलने चला गया। अब हम्म अगर आप बताना चाहेंगी उसकी हाइपो किस टाइम हुआ बेटी का आपके, मतलब वो मोस्टली नाइट में ही होता है और सडनली होता है। जैसे हमने देखा कि 11:30 मैं चेक करती हूँ तो 338 रहता है, और सडनली फिर मैं सोचती हूँ कोई शायद लो तो नहीं होगा, और 1 घंटे बाद ही देखा तो वो उसको सोई हुई थी और टच करते ही वो इतनी जोर से शाउट करती है और शॉक्ड होकर मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है। तो देन काफी आपने डर से सोई करेक्शन है। डोज दिया होगा, अगर बिना आपने 3 महीने से करेक्शन तो नहीं सेंसर हो सकता। लगाया, 3 महीने से, इसलिए फिर हमने कंटिन्यू लगाया, और उसके बाद एक बार और फिर अचानक कैसे हुआ, जबकि कोई एक्टिविटी नहीं करी थी और डोज भी सही काउंट करके ही दिया था खाने के हिसाब से, फिर भी अचानक से हो गया। मैम अगर 3 महीने से आपने सेंसर लगाया है तो उससे पूरा नहीं पड़ेगा। सेंसर मैम कांस्टेंट यूज की चीज है और उसके पैटर्न्स देख के आपको डिसाइड करना है। जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। अगर उसको बार बार हाइपो हो रहे हैं तो उसके लिवर में ग्लाइकोजन होगा ही नहीं। तो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डोजेस डिसाइड करिए कि कैसे हमने उस सीजीएमएस के पैटर्न के बेसिस पे डोजेस कैसे एडजस्ट करने हैं।
अचानक होने का मतलब ही हम्म, यही है कि आपको वो पैटर्न आ रहा है, आपको उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करनी है। हम्म। पता नहीं मैम, खाने के हिसाब से देखकर ही किया था, फिर भी कैसे हुआ। मैम आप नहीं समझ रहे, बार बार अगर एक ही टाइम पे हो रहा है तो आपको डोज एडजस्ट करनी है ना मैम। ठीक है, तो ठीक है। सीजीएमएस आपको पैटर्न बताएगा। जब आप खाली शुगर टेस्टिंग करते हैं तो वो 3 या 4 बार दिन में होता है, पर जब पूरा दिन आप टेस्ट का रिपोर्ट आपको मिल रहा है, जब आपको पूरे दिन का पैटर्न मिल रहा है, पूरी रात का पैटर्न मिल रहा है, तो हम्म। उसके बेसिस पे फिर आप डोजेज एडजस्ट कर सकते हो और आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। कभी वही मैम करने की कोशिश करी और कई बार एकदम हाई दिखा देता है, और कई बार करती हूँ फिर लो होने का ये मैं डर हो आपसे कह जाता रही हूँ ना, पास मैम पैटर्न देखिए, पैटर्न के हिसाब से है। एडजस्ट करिए। पैटर्न देखिए अपने डॉक्टर के साथ आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है तो आपका डायबिटीज एजुकेटर कौन है? हाँ, पूर्णिमा मैम है दी हॉस्पिटल में। हाँ तो नहीं, पूर्णिमा मैम डॉक्टर हैं या एजुकेटर हैं? डॉक्टर हैं, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट। आरएन पूर्णिमा। यस मैम। हाँ तो पूर्णिमा के साथ बैठिए ना मैम। पूर्णिमा इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कन्नी काटती है टाइम से। सीजीएमएस के पैटर्न लेके उनके साथ बैठिए, खाने का पूरा पैटर्न लिख के दीजिए उनको, एंड डेफिनेटली वो आपको गाइड कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप शुगर केवल दिन में 4 बार टेस्ट करें तो हाइपोस का बहुत प्रॉब्लम रहता है। सीजीएमएस के साथ वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एक ठीक है। रिक्वेस्ट और है, जैसा हर्ष जी ने कहा था, कैलकुलेट द डोज ऑफ इंसुलिन कि कितनी जल्दी खत्म हो रही है। कई बार जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो वो इतना हाइपर से डरते हैं कि वो आपके बिना पूछे भी लगा देते हैं, तो डबल डोज भी चली जाती है। तो प्लीज कैलकुलेट द डोज ऑफ इंसुलिन, थोड़ा उसके बहुत हिसाब से ही खत्म नजर होगी। रखो अपनी, आपका कार्ट्रिज कितने दिन में खत्म होना चाहिए और कितने दिन में खत्म हो रहा है। ओके। ऐसे रीजन बोल के कुछ ऐसे कि अचानक से डोज पे। देखिए स्टेप तो या मतलब आपको करनी पड़ेगी। जैसे गुंजन जी ने भी बताया कि आपने उनको शुरुआत में सुना ही होगा कि सबकी कंडीशंस होती हैं स्टार्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपने को रोका नहीं वहां पे। हर चीज को जानने की कोशिश की। पढ़ाई का मतलब भी यही है, एजुकेशन का मतलब भी यही है। और जहां तक अभी तक आपने पूरी मीटिंग में देखा होगा कि डायबिटीज मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उस चीज को समझना है। तो हुआ वो रोल पेरेंट्स का ही है बच्चों में। ये सर जी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, आपकी बात को फर्दर बोलने के लिए, हुआ मत बनाओ उसको, जिंदगी का एक डेफिनेटली। हिस्सा मान के चलो बस। और जैसे ज्योति कक्कर मैम ने कहा कि इससे हटके चलो, वाईडीएफ टोटली उसी राह पे चल रहा है। हम इतना बड़ा कैंप लगाते हैं, रेगुलर टाइप 1 पे फोकस करके चलते हैं, पर टाइप 1 को डिस्कस नहीं करते इतना एक हुए की तरह। वहां पे बड़े इंजॉयली उसको मैनेज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और बच्चे समझते हैं। हमारे पास टाइम तो नहीं है, तो क्या एक ही क्वेश्चन और ले सकते हैं? हर जी रेज उठा, हाथ उठा हुआ है। हाँ जी, हाँ ओप्पो से है, नाम नहीं आ रहा इनका। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर मेरे को ना कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं डॉक्टर के पास जब होके आया तो दिन में उन्होंने मेरी डाइट चेंज करी। फिर जब मैंने उसके बाद इंजेक्शन लगा के खाना खाया तो मैं खाना खा के सो गया। फिर मैं 5 o'clock तक उठा तो मैंने एप्पल खाया बिना शुगर चेक करे। फिर मैं थोड़ी देर खेलने चला गया, मैं खेल भी नहीं पाया क्योंकि बारिश आ गई थी। फिर आके 7:30 शुगर चेक करी तो अचानक से 300 चली गई। तो ये मेरे ना खेलने से हुई या सोने से हुई? दोनों से हो सकती है बेटा। बेटा खाने से भी हो सकती है तो। और सबसे जरूरी शुगर चेक करना। आपने बोला आपने शुगर चेक नहीं करी। नहीं, किसी भी कारण हो सकती है। ये मैंने देखा है कि जब हम सैटरडे संडे को, कभी कभी मैं दिन में नहीं सोती, पर सो जाओ तो फिर बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं होती। खेलो कम तब भी हो सकती है। आपकी डाइट पैटर्न चेंज हुआ तब भी हो सकती है। तो ये कई कारण हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक बट बच्चा आप और अवेयर था। हो उसके लिए वेरी गुड। यस, ऐसा ही एक बच्चा और है तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नहीं तुम फेस दिखा रहे हो अपना, आवाज तो तुम्हारी क्यूट है। फिर मैं तुम्हारे जैसे एक बच्चे के बारे में बताता हूँ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या नाम है आपका? जक्ष। जक्ष। आप आते हो योगदान फाउंडेशन में? यस सर। वेरी गुड। तुम जानते हो ना नमन, नमन शर्मा, जो स्किपिंग में नेशनल चैंपियन है? यस सर। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसने भी एप्पल खा लिया और वो खेलने गया तो बारिश आ गई, तो उसने क्या किया, घर पे आके स्किपिंग कर ली। तो उसने अपने खेल की टाइमिंग को पूरा यूटिलाइज किया और देखा उसकी शाम की शुगर नॉर्मल थी और तुम सो गए। है ना? तो योगा इसीलिए सिखाया जाता है। ये सृष्टि में हम कुछ कह रहे हैं?
ओके, तो चलते हैं सर अब अपने क्लोजिंग की तरफ। हिमानी जी को मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम ही है जो हमारे पीछे पीछे चलता है हमें पकड़ने के लिए, वरना हम अक्सर टाइम से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यस हिमानी। यस सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मीटिंग को ज्वाइन करा और इतने अच्छे टॉपिक पे आज डिस्कशन हुई। थैंक यू गुंजन मैम, आप हमारे साथ जुड़े वाईडीएफ के साथ और कितने अच्छे से आपने अब सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करा कि आपने कैसे अपने फियर को ओवरकम करा, कैसे आपने पहले दिन से डे 1 से ही अपने मेंटल हेल्थ को मेंटली प्रिपेयर किया बच्चे के लिए और उसके बाद आपने उस जर्नी को स्टार्ट किया और आज आप इतने अच्छे से उस जर्नी को कंडक्ट कर रहे हैं कि उसमें कार्ब काउंटिंग एवरी फ्राइडे पेरेंट्स के जो डाउट्स होते हैं जो बेशक सिली हो चाहे वो सीरियस हो, आप उसको बहुत अच्छे से करते हो। थैंक यू मैम, आप वाईटीएफ के साथ जुड़े एंड आई होप कि आप ऐसे आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू गुंजन जी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ग्लूकागॉन के पेन के बारे में जो कह रहे थे कि जिसे यूज़ नहीं करना होता है, तो उसमें मेरा एक एडवाइस एक सजेशन है कि जैसे जो ग्लूकागॉन का पेन होता है वो 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो जो एक्सपायर्ड पेन्स होते हैं ना उस पर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि कैसे उसको फिल करना है, तो वो एक तो काम में आ जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ऑल्दो यूज़ ना करना पड़े बट इस काम में आ सकते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हर्ष कोहली सर। और एवरी टाइम जब भी आप योग ध्यान की मीटिंग में जुड़ते हैं हमेशा इतने अमेजिंग फैक्ट्स और अमेजिंग हमें बातें पता चलती हैं कि बच्चों को और इजी हो जाता है अपने मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हो या फिर वो प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो या फिर कोई भी एनी टॉपिक ले लें, अब हमेशा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो थैंक यू सर, आप ऐसी वाईडीएफ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू टीम वाईडीएफ। यहाँ पे आके तो ऐसा लगता है कि बस योग ध्यान हमारा है। यस सर। है ही सर, बिल्कुल सभी को सोचना चाहिए, सबका ही है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सृष्टिपुरी मैम, आप हमारे साथ जुड़े और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं वो शायद हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं, बट जो आपने इतने अच्छे से हाईलाइट किया कि कैसे पेरेंट्स को भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए तभी वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और कैसे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर आप इन सब चीजों को मैनेज ना करो। तो थैंक यू मैम एक अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। Thank you so much. Thank you, Anil ji, and everyone for this platform. Thank you. इन्होंने काफी अच्छी टर्मिनोलॉजी भी कई ऐसी चीजें यूज की जो हमें मतलब कहीं ना कहीं डरा रही थी, क्योंकि कहीं सुना नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी काफी वीडियोस ऐसे ही हैं जो जिनको बड़े इजीली बच्चों के माध्यम से उसको कन्वर्ट करके वो उसको शेयर करें, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, I will. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सुचिजुक मैम, जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो हमेशा हमारे लिए और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहते हैं कि कैसे वो एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना, एब्जॉर्ब करना और उनको एक स्टोरी फॉर्म में बताना कि वो और इजीली हम ग्रैब कर सके और बच्चे उस पर बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दें। इतने अच्छे से आप समझाते हैं और बच्चे जो गुड लिसनर होते हैं और गुड एब्जॉर्बर होते हैं इसके बारे में जो आप हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो थैंक यू मैम, आप ऐसे हमारे साथ जुड़ सारी मीटिंग्स में आपको सुन सके। थैंक यू। जैसे कि मैम हर्ष जी ने कहा कि हमारे लिए तो योगदान हमारा ही है, तो इसलिए ऐसा लगता ही नहीं कि कभी हम कहीं और आए हैं। बिल्कुल थैंक मैम, यू आप एक्चुअली इतने फॉर प्रोवाइडिंग आप इतने अपॉर्चुनिटी। दूर बैठे हैं सुचि मैम, पर ऐसा लगता है कि हम एक ही रूम में बैठ के चर्चा कर रहे हैं सारी चीजें, तो ये तो और ज्यादा क्लोजनेस हो जाता है। यस, और सभी यस कुछ कह रहे हैं मैम? यस सर, लास्टली अंजू मैम और ज्योति कक्कर मैम जो हमारे साथ जुड़े, स्पेशल थैंक्स टू देम कि उन्होंने डेफिनेटली। हमारे ज्वाइन किया और इस तरीके से आकर के बीच बीच में मतलब एक युद्ध को और आगे बढ़ा देते हैं कि जो हमें एक सही चीज के लिए लड़ते रहना चाहिए हमेशा। और हमारी आज की मीटिंग से सभी जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया, आज उनको पता लग गया होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया
को आसान है मैनेज करना, पर बार बार इसका होते रहना ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसमें हमेशा मीठे देके ही नहीं, अपने इंसुलिन के रिजिम को भी चेक करें। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं इंसुलिन आपकी कुछ हाइपो का कारण बन रही हो, तो उसके लिए जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और इस सिचुएशन को जल्दी ही हैंडल करें, ताकि माइंड पे और बॉडी पे इसका किसी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग में। बहुत अच्छे पैनलिस्ट और हमारे स्पीकर्स ने, हीरो ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। नेक्स्ट मंथ सेकंड संडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।